दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। नहीं, एक छाया दीवार की छाया से अलग हो गई। गहरे भूरे रंग के कवच में एक लंबा आदमी बन गया। सैंडर क्लेगन ने दोनों हाथों से अपना हेलमेट उतार दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। स्टील झुलस गया था और उसमें खरोंच आ गई थी। गुर्राते हुए कुत्ते का बायां कान कट गया था। एक आंख के ऊपर एक घाव ने खून की धार को कुत्ते के पुराने जले हुए निशानों पर फैला दिया था, जिसने उसके आधे चेहरे को ढक दिया था। हाँ, टायरियन ने उसका सामना किया। क्लेगन की सांस उखड़ी हुई थी। बकवास। और तुम? एक भाड़े का सैनिक उसके बगल में आ गया। हम बाहर गए हैं 3 बार। हमारे आधे लोग मारे गए या घायल हो गए। हमारे चारों ओर जंगल की आग भड़क रही है। घोड़े इंसानों की तरह चिल्ला रहे हैं और इंसान घोड़ों की तरह। क्या तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें टूर्नामेंट में लड़ने के लिए काम पर रखा है? क्या मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया आइस्ड मिल्क और एक कटोरी रसभरी लाऊं? नहीं, तो अपने घोड़े पर चढ़ो, तुम भी कुत्ते। क्लेगन के चेहरे पर खून लाल चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद दिख रही थीं। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली। वह डर गया। टायरियन को एहसास हुआ, बहाके चौंक गया। हाउंड भयभीत है। उसने उनकी जरूरत को समझाने की कोशिश की। वे गेट पर एक मेढ़े को ले गए हैं। वो हैं पौहे की पुस्समायन ने। आप उन्हें सुन सकते हैं। हमें उन्हें तितर बितर करने की जरूरत है। गेट खोलो। जब वे अंदर घुसें तो उन्हें घेर लो और मार डालो। हाउंड ने अपनी लंबी तलवार की नोक को जमीन में घुसा दिया और डगमगाते हुए पोमेल पर झुक गया। मैंने अपने आधे लोगों को खो दिया है, घोड़े को भी। मैं और लोगों को उस आग में नहीं ले जा रहा हूं। सर मैंडन मूर टायरियन के पास चले गए, अपनी सफेद प्लेट में बेदाग। राजा का हाथ तुम्हें आज्ञा देता है। राजा के हाथ धिक्कार हैं। जहां हाउंड का चेहरा खून से चिपचिपा नहीं था, वह दूध की तरह पीला था। कोई मुझे पीने के लिए कुछ लाकर दे। एक सोने के लबादे वाले अधिकारी ने उसे एक कप दिया। क्लेगन ने एक घूंट लिया, उसे थूक दिया, कप को दूर फेंक दिया। पानी? भाड़ में जाए तुम्हारा पानी। मेरे लिए शराब लाओ। वह अपने पैरों पर मर चुका था। टायरियन अब यह देख सकता था। घाव, आग, वह कर चुका है। मुझे किसी और को खोजने की जरूरत है, लेकिन कौन? सर मैंडन। उसने आदमियों की ओर देखा और जानता था कि यह काम नहीं होगा। क्लीगन के डर ने उन्हें हिला दिया था। नेता के बिना वे भी मना कर देते। और सर मैंडन एक खतरनाक आदमी, जेमी ने कहा। हाँ, लेकिन ऐसा आदमी नहीं जिसका अनुसरण दूसरे लोग करेंगे। दूरी में टायरियन ने एक और बड़ी दुर्घटना सुनी। दीवारों के ऊपर अंधेरा होता आसमान हरे और नारंगी प्रकाश की चादरों से नहा रहा था। गेट कितनी देर तक टिक सकता था? यह पागलपन है, उसने सोचा। लेकिन हार से पहले पागलपन। हार मृत्यु और शर्म है। बहुत अच्छा, मैं छापे का नेतृत्व करूंगा। अगर उसने सोचा कि इससे हाउंड को बहादुरी में वापस लाने में शर्म आएगी, तो वह गलत था। क्लीगन केवल हंसा। तुम हाउंड उस नोकदार और खून से सनी तलवार पर झुका और अपनी चौड़ी सफेद आंखों से उसे देखा। सर मैंडन ने टायरियन को फिर से सवार होने में मदद की। तैयार हो जाओ, वह चिल्लाया। उसके बड़े लाल घोड़े ने क्रिनेट और चैम्फ्रॉन पहना हुआ था। लाल रेशम ने उसके पिछले हिस्से को कवच के ऊपर लपेटा हुआ था। ऊंची काठी सोने की परत चढ़ी हुई थी। पोड्रिक पेन ने हेलमेट और ढाल को हाथ में लिया। लाल रंग पर सुनहरे हाथ से चमकता हुआ भारी ओक, छोटे सुनहरे शेरों से घिरा हुआ। उसने अपने घोड़े को एक घेरे में घुमाया, पुरुषों की छोटी सी सेना को देखते हुए। केवल मुट्ठी भर ने उसकी आज्ञा का पालन किया था, 20 से ज्यादा नहीं। वे अपने घोड़ों पर बैठे थे और उनकी आंखें हाउंड की तरह ही सफेद थीं। उसने दूसरों को, शूरवीरों और भाड़े के सैनिकों को तिरस्कार से देखा, जो क्लीगन के साथ सवार हुए थे। वे कहते हैं कि मैं आधा आदमी हूं, उसने कहा। इससे तुम क्या बन जाते हो? इससे वे काफी शर्मिंदा हुए। एक शूरवीर बिना हेलमेट के सवार हुआ और दूसरों से मिलने के लिए सवार हुआ। भाड़े के 2 सैनिक पीछे पीछे आए, फिर और भी। राजा का द्वार फिर से कांप उठा। कुछ ही क्षणों में टायरियन की कमान का आकार 2 गुना हो गया था। उसने उन्हें फंसा लिया था। अगर मैं लड़ता हूं तो उन्हें भी ऐसा ही करना होगा, नहीं तो वे बोनों से भी कम हैं। तुम मुझे जोफ्रे का नाम पुकारते नहीं सुनोगे, उसने उनसे कहा। तुम मुझे कैस्टली रॉक के लिए चिल्लाते भी नहीं सुनोगे। यह तुम्हारा शहर है जिसे स्टैनिस लूटना चाहता है, और यह तुम्हारा द्वार है जिसे वह गिरा रहा है।
तुम मेरे साथ आओ और कुतिया के बेटे को मार डालो। टायरियन ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली, घोड़े को घुमाया और सैली पोर्ट की ओर दौड़ा। उसने सोचा कि वे उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन कभी देखने की हिम्मत नहीं हुई। संसा दीवार के स्कोनस की हथौड़े से पीटी गई धातु के खिलाफ मशालों की रोशनी चमक रही थी, मान आ रही थी, जो रानी के बॉलरूम को चांदी की रोशनी से भर रही थी। फिर भी उस हॉल में अभी भी अंधेरा था। संसा इसे सर इलिन पायने की पीली आंखों में देख सकती थी, जो पिछले दरवाजे पर पत्थर की तरह स्थिर खड़ी थी। न तो खाना खा रही थी और न ही शराब। वह इसे लॉर्ड जाइल्स की कर्कश खांसी और ओस्नी कैटला ब्लैक की फुसफुसाती आवाज में सुन सकती थी जब वह सरसी को खबर देने के लिए अंदर घुसा था। संसा अपना शोरबा खत्म कर रही थी जब वह पहली बार पीछे से प्रवेश करते हुए आया। उसने उसे अपने भाई और सफरीड से बात करते हुए देखा। फिर वह मंच पर चढ़ गया और ऊंची सीट के पास घुटने टेक दिए। उस घोड़े की गंध आ रही थी। उसके गाल पर 4 लंबी पतली खरोंचें थीं जो पपड़ी से पपड़ीदार थीं। उसके बाल उसके कॉलर से नीचे गिर रहे थे और उसके बालों में आंखें। उसकी सारी फुसफुसाहट के बावजूद स्वादुन संसा सुनने से खुद को रोक नहीं पाया। बेड़े युद्ध में उलझे हुए हैं। कुछ तीरंदाज किनारे पर पहुंच गए, लेकिन हाउंड ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। वाई ग्रेस, तुम्हारा भाई अपनी चेन उठा रहा है, मैंने सिग्नल सुना। फ्ली बॉटम में कुछ शराबी दरवाजे तोड़ रहे हैं और खिड़कियों से चढ़ रहे हैं। लॉर्ड बायवॉटर ने उनसे निपटने के लिए सोने के लबादे भेजे हैं। बेलौर का सेप्ट खचाखच भरा हुआ है। हर कोई प्रार्थना कर रहा है। और मेरा बेटा राजा हाई सेप्टन का आशीर्वाद लेने बेलौर के पास गया था। अब वह हाथ से दीवारों पर चल रहा है, पुरुषों को बहादुर बनने के लिए कह रहा है, मानो उनका मनोबल बढ़ा रहा हो। सेर्सी ने अपने पेज पर एक और कप वाइन के लिए इशारा किया। आर्बर से एक सुनहरा विंटेज, फलदार और समृद्ध। रानी बहुत पी रही थी, लेकिन शराब उसे और भी सुंदर बना रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी आंखों में एक चमकीली बुखार जैसी गर्मी थी जब वह हॉल में नीचे देख रही थी। जंगल की आग की तरह आंखें। कहीं संसा ने सोचा। संगीतकार बजा रहे थे, बाजीगर बाजीगरी कर रहे थे। मून बॉय स्टिल्ट्स पर हॉल में हर किसी का मजाक उड़ाते हुए इधर उधर घूम रहा था, जबकि सर डोंटोस अपने झाड़ू वाले घोड़े पर सेवा करने वाली लड़कियों का पीछा कर रहा था। मेहमान हंसे, लेकिन यह एक आनंदहीन हंसी थी, ऐसी हंसी जो आधे दिल की धड़कन में सिसकियों में बदल सकती है। उनके शरीर यहाँ हैं, लेकिन उनके विचार शहर की दीवारों और उनके दिलों पर हैं। शोरबा के बाद सेब, मेवे और किशमिश का सलाद आया। किसी और समय यह एक स्वादिष्ट व्यंजन बन सकता था, लेकिन आज रात सारा खाना डर से भरा हुआ था। संसा हॉल में भूख न लगने वाली अकेली नहीं थी। लॉर्ड गायल्स और भी खांस रहे थे खाने से पहले। लोलिस स्टोकवर्थ झुके हुए और कांपते हुए बैठे थे, और सर लैंसेल के शूरवीरों में से एक की युवा दुल्हन बेकाबू होकर रोने लगी। रानी ने मास्टर फ्रेंकेन को आदेश दिया कि वह उसे एक कप ड्रीम वाइन के साथ बिस्तर पर लिटा दे। आंसू, उसने सेंसा से तिरस्कार पूर्वक कहा, क्योंकि महिला को हॉल से बाहर ले जाया जा रहा था। महिलाओं का हथियार, मेरी महिला माँ उन्हें बुलाया करती थी, पुरुष का हथियार तलवार है, और यह हमें वह सब बताता है जो आपको जानना चाहिए, है ना? हालांकि पुरुषों को बहुत बहादुर होना चाहिए, सेंसा ने कहा। बाहर निकलने और तलवारों और कुल्हाड़ियों का सामना करने के लिए हर कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। जेमी ने एक बार मुझसे कहा था कि वह केवल युद्ध और बिस्तर में ही सही मायने में जीवित महसूस करता है। उसने अपना प्याला उठाया और एक लंबा घूंट लिया। उसका सलाद अछूता था। मैं इस तरह असहाय होकर बैठने की बजाय, भयभीत मुर्गियों के झुंड की संगति का आनंद लेने का नाटक करने की बजाय, इशिसायन ने किसी भी संख्या में तलवारों का सामना करना पसंद करूंगी। आपने उन्हें यहां बुलाया है महामहिम। एक रानी से कुछ चीजें अपेक्षित होती हैं। अगर आप कभी जोफ्रे से शादी करती हैं तो आपसे भी यही अपेक्षा की जाएगी। बेहतर है कि आप सीखें। रानी ने बेंचों पर बैठी पत्नियों, बेटियों और माताओं का अध्ययन किया। मुर्गियां अपने आप में कुछ नहीं हैं, लेकिन उनके मुर्गे किसी न किसी कारण से महत्वपूर्ण हैं। और कुछ इस युद्ध में बच सकते हैं, इसलिए मुझे उनकी महिलाओं को अपना संरक्षण देना चाहिए। अगर मेरा दुखी बौना भाई किसी तरह जीत जाता है तो वे अपने पतियों और पिताओं के पास वापस लौट आएंगी और इस बारे में कहानियां सुनाएंगी कि मैं कितनी बहादुर थी, कैसे मेरे साहस ने उन्हें प्रेरित किया और उनका उत्साह बढ़ाया,
कैसे मैंने एक पल के लिए भी हमारी जीत पर संदेह नहीं किया। और अगर महल गिर जाए, तुम्हें यह पसंद आएगा, है ना? सेर्सी ने इनकार का इंतजार नहीं किया। अगर मेरे अपने गार्ड मुझे धोखा नहीं देते तो मैं कुछ समय के लिए यहां टिक सकती हूँ। फिर मैं दीवारों पर जा सकती हूँ और लॉर्ड स्टैनिस के सामने आत्मसमर्पण कर सकती हूँ। इससे हम सबसे बुरे हालात से बच जाएंगे। लेकिन अगर स्टैनिस के आने से पहले मेघोर का होल्ड फर्स्ट गिर जाता है तो फिर क्यों मेरे ज्यादातर मेहमानों को थोड़ा बहुत बलात्कार झेलना पड़ेगा, मैं कहूंगी। और आपको ऐसे समय में अंग भंग, यातना और हत्या से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। सेंसा भयभीत थी। ये महिलाएं हैं, निहत थी और धीरे धीरे पैदा हुई हैं। उनका जन्म उन्हें बचाता है। सेर्सी ने स्वीकार किया। हालांकि जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं। हर एक की कीमत एक अच्छी फिरौती है, लेकिन युद्ध के पागलपन के बाद सैनिक अक्सर सिक्कों से ज्यादा मांस चाहते हैं। फिर भी एक सुनहरा ढाल न होने से बेहतर है। सड़कों पर महिलाओं के साथ इतनी कोमलता से पेश नहीं आया जाएगा, न ही हमारे नौकरों के साथ। लेडी टांडा की नौकरानी जैसी सुंदर चीजें एक जीवंत रात के लिए हो सकती हैं, लेकिन यह मत सोचो कि बूढ़े और कमजोर और बदसूरत को बख्शा जाएगा। पर्याप्त शराब पीने से अंधी धोबिनें और बदबूदार सुअर लड़कियां तुम्हारी तरह सुंदर लगने लगेंगी, प्यारी। मैं? चूहे की तरह बात मत करो संसा। अब तुम एक औरत हो, याद है? और मेरे जेठे बच्चे से सगाई कर ली है। रानी ने अपनी शराब का घूंट लिया। अगर गेट के बाहर कोई और होता तो मैं उसे बहकाने की उम्मीद कर सकती थी, लेकिन यह स्टैनिस बैराथियन है। मेरे पास उसके घोड़े को बहकाने का बेहतर मौका होगा। उसने संसा के चेहरे पर भाव देखा और हंसी। क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया है मेरी रानी? वह करीब झुकी। तुम मूर्ख हो। आंसू एक औरत का एकमात्र हथियार नहीं है। तुम्हारे पैरों के बीच एक और है और तुम्हें इसका उपयोग करना सीखना चाहिए। तुम पाओगे कि पुरुष अपनी तलवारों का काफी स्वतंत्रता से उपयोग करते हैं, दोनों तरह की तलवारें। जब दो केटल ब्लैक्स हॉल में फिर से दाखिल हुए तो संसा को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। सर ओस्मंड और उनके भाई महल के बारे में बहुत पसंदीदा बन गए थे। वे हमेशा मुस्कुराहट और मजाक के साथ तैयार रहते थे। और शूरवीरों के साथ साथ ग्रूम और शिकारियों के साथ भी पेश आते थे। वे नौकरानियों के साथ सबसे अच्छे से मिलते थे। यह बात अफवाह थी। हाल ही में सर ओस्मंड ने सैंडर क्लेगन की जगह तोफरे के साथ ली थी और सैंसा ने वॉशिंग कुएं पर महिलाओं को यह कहते हुए सुना था कि वह हाउंड जितना ही मजबूत था और उसे छोटा और तेज। अगर ऐसा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि सर ओस्मंड के किंग्सगार्ड में नामित होने से पहले उसने इन केटल ब्लैक के बारे में कभी क्यों नहीं सुना। ओस्नी मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह रानी के बगल में घुटनों के बल बैठा था। हल्क ऊपर चले गए हैं वाइग्रेस। पूरा ब्लैक वाटर जंगल की आग से जल रहा है। 100 जहाज जल रहे हैं, शायद इससे भी ज्यादा। और मेरा बेटा? वह हैंड एंड किंग्सगार्ड के साथ मडगेट पर है, वाइग्रेस। उसने पहले होर्डिंग्स पर तीरंदाजों से बात की थी और उन्हें क्रॉसबो को संभालने के कुछ टिप्स दिए थे। उसने ऐसा किया। सभी सहमत थे। वह एक सच्चा बहादुर लड़का है। उसे एक सच्चा जिंदा लड़का ही रहना चाहिए। सेर्सी अपने भाई ओसफ्रीड की ओर मुड़ी, जो लंबा, सख्त था और लटकती हुई काली मूंछें रखता था। हाँ, ओसफ्रीड ने अपने लंबे काले बालों पर स्टील का हाफ हेल्म पहना हुआ था और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। यग्रेस, उसने धीरे से कहा। लड़कों ने एक दूल्हे और 2 नौकरानियों को राजा के 3 घोड़ों के साथ एक पोस्टर से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए पकड़ा। रात के पहले गद्दार, रानी ने कहा, लेकिन मुझे डर है कि यह आखिरी नहीं है। सर इलिन को उन्हें देखने के लिए कहें और चेतावनी के तौर पर उनके सिर अस्तबल के बाहर भालों पर रख दें। जब वे चले गए तो वह सेंसा की ओर मुड़ी। अगर तुम मेरे बेटे के साथ बैठने की उम्मीद करते हो तो तुम्हें एक और सबक सीखना चाहिए। इस तरह की रात में विनम्र रहो और तुम्हारे चारों ओर राजद्रोह उगाएंगे, जैसे भारी बारिश के बाद मशरूम उगाते हैं। अपने लोगों को वफादार रखने का एकमात्र तरीका यह सुनिश्चित करना है कि वे दुश्मन से ज्यादा तुमसे डरते हैं। मैं याद रखूंगी आपकी कृपा, संसा ने कहा। हालांकि उसने हमेशा सुना था कि लोगों की वफादारी के लिए प्यार डर से ज्यादा पक्का रास्ता है। अगर मैं कभी रानी बनी तो मैं उन्हें मुझसे प्यार करवा दूंगी। सलाद के बाद क्रैबक्लॉ पाई आई, फिर लीक और गाजर के साथ भुना हुआ मटन आया, पेनिशे जिसे खोखली रोटी के ट्रेंचर में परोसा गया। लॉलीज ने बहुत तेजी से खाया, बीमार हो गई और उसने खुद और अपनी बहन पर उल्टी कर दी। लॉर्ड गाइल्स खांसता रहा, पीता रहा
खांसता रहा, पीता रहा और बेहोश हो गया। रानी ने घृणा से नीचे देखा, जहां वह अपने ट्रेंचर में अपना चेहरा और शराब के एक पोखर में अपने हाथ डाले हुए फैला हुआ था। देवता पागल हो गए होंगे कि उनके जैसे लोगों पर अपनी मर्दानगी बर्बाद कर दी, और मैं पागल हो गई होगी कि उनकी रिहाई की मांग करूं। ओसफ्रीड केटलब्लैक ने लाल लबादा लपेटते हुए कहा। चौक में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वाई ग्रेस। महल में शरण लेने के लिए कह रहे हैं। कोई भीड़ नहीं, अमीर व्यापारी और ऐसे ही लोग। रानी ने कहा, उन्हें अपने घर वापस जाने का आदेश दो। अगर वे नहीं जाएंगे तो हमारे क्रॉसबोमैन से कुछ को मार डालो। कोई हमला नहीं, मैं किसी भी कारण से गेट नहीं खोलूंगी। जैसा आप आदेश देते हैं। उसने सिर झुकाया और चला गया। रानी का चेहरा कठोर और गुस्से से भरा हुआ था। काश मैं खुद उनकी गर्दन पर तलवार रख पाती। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी थी। जब हम छोटे थे, जैमी और मैं इतने समान थे कि हमारे भगवान पिता भी हमें अलग नहीं बता सकते थे। कभी कभी मौज मस्ती के लिए हम एक दूसरे के कपड़े पहनते और पूरा दिन एक दूसरे की तरह बिताते। फिर भी जब जैमी को उसकी पहली तलवार दी गई तो दिहाती तो मेरे लिए कोई नहीं थी। मुझे क्या मिलेगा? मुझे याद है कि मैंने पूछा था। हम इतने समान थे। मैं कभी नहीं समझ पाया कि उन्होंने हमारे साथ इतना अलग व्यवहार क्यों किया। जैमी ने तलवार, भाला और गदा से लड़ना सीखा, जबकि मुझे मुस्कुराना, गाना और खुश करना सिखाया गया। वह कैस्टरली रॉक का उत्तराधिकारी था, जबकि मुझे घोड़े की तरह किसी अजनबी को बेचा जाना था। जब भी मेरा नया मालिक चाहे सवारी कर सकता था, जब चाहे पीट सकता था और समय आने पर किसी छोटी बछिया के लिए छोड़ सकता था। जैमी के हिस्से में महिमा और शक्ति थी, जबकि मेरे हिस्से में जन्म और चंद्र रक्त था। लेकिन आप सभी 7 राज्यों की रानी थीं, सांसा ने कहा। जब तलवारों की बात आती है तो रानी केवल एक महिला ही होती है। सेर्सी का वाइन कप खाली था। पेज उसे फिर से भरने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसने उसे पलट दिया और अपना सिर हिला दिया। अब और नहीं, मुझे अपना से दिमाग साफ रखना चाहिए। आखिरी व्यंजन बकरी के पनीर का था, जिसे पके हुए सेबों के साथ परोसा गया था। हॉल में दालचीनी की खुशबू फैल गई जब ओसनी केटलब्लैक एक बार फिर उनके बीच घुटने टेकने के लिए खिसका। याग्रेस, उसने बड़बड़ाया। स्टेनिस ने टूर्नामेंट के मैदान पर लोगों को उतारा है और वहां और भी लोग आ रहे हैं। मड गेट पर हमला हो रहा है और वे राजा के गेट पर एक मेढ़े को लेकर आए हैं। शैतान उन्हें भगाने के लिए बाहर गया है। यह उन्हें भयभीत कर देगा, रानी ने रूखेपन से कहा। मुझे उम्मीद है कि उसने जोफ को नहीं लिया है। नहीं यग्रेस, राजा मेरे भाई के साथ वेश्याओं के पास है। एंटलर मैन को नदी में फेंक रहा है। मड गेट पर हमला हो रहा है। मूर्खता। सर ओसमंड से कहो कि मैं उसे तुरंत वहां से निकालना चाहता हूं। दास, यह बहुत खतरनाक है। उसे वापस महल में ले आओ। शैतान ने कहा। मैंने जो कहा वह तुम्हें चिंतित करने वाला है। सेर्सी की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारा भाई वही करेगा जो उसे बताया गया है, या मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह खुद अगली उड़ान का नेतृत्व करे और तुम उसके साथ जाओगी। भोजन समाप्त हो जाने के बाद कई मेहमानों ने सेप्ट में जाने की अनुमति मांगी। सेर्सी ने विनम्रता पूर्वक उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। लेडी टांडा और उनकी बेटियां भागने वालों में से थीं। जो लोग बचे थे उनके लिए एक गायक को बुलाया गया ताकि हॉल को ऊंची वीणा के मधुर संगीत से भर दिया जाए। उसने जॉनक्विल और फ्लोरियन, प्रिंस एमोन द ड्रैगनाइट और अपने भाई की रानी के प्रति उसके प्यार, निमेरिया के 10,000 जहाजों के बारे में गाया। वे सुंदर गीत थे, लेकिन बहुत दुखद। कई महिलाएं रोने लगीं और सैंसा को लगा कि उसकी अपनी आंखें नम हो रही हैं। बहुत अच्छा प्रिय, रानी उसके करीब झुकी। तुम उन आंसुओं का अभ्यास करना चाहती हो। तुम्हें राजा स्टैनिस के लिए उनकी जरूरत होगी। सैंसा घबरा गई। आपकी कृपा? ओह, मुझे अपनी खोखली शिष्टाचार से बचाओ। अगर उन्हें नेतृत्व के लिए किसी बौने की जरूरत है तो वहां हालात बहुत खराब हो चुके होंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना मुखौटा उतार दें। मुझे गॉडवुड में आपकी छोटी मोटी गद्दारी के बारे में सब पता है। गॉडवुड? सर डोंटोस को मत देखो, मत देखो, मत देखो, संसा ने खुद से कहा। वह नहीं जानती, कोई नहीं जानता। डोंटोस ने मुझसे वादा किया था, मेरा फ्लोरियन मुझे कभी निराश नहीं करेगा। मैंने कोई गद्दारी नहीं की है। मैं सिर्फ प्रार्थना करने के लिए गॉडवुड जाता हूं। स्टेनिस के लिए,
या तुम्हारा भाई सईद केम इहंदादी भाई सब एक ही है, वरना अपने पिता के देवताओं की तलाश क्यों कर रही हो? तुम हमारी हार के लिए प्रार्थना कर रही हो, इससे देशद्रोह नहीं तो और क्या कहोगी? मैं जोफ्रे के लिए प्रार्थना करती हूं, उसने घबराहट में जोर दिया। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारे साथ इतना मीठा व्यवहार करता है। रानी ने पास से गुजर रही एक सेवारत लड़की से मीठी बेर की शराब की एक बोतल ली और संसा का प्याला भर दिया। पी लो, उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। शायद यह तुम्हें बदलाव के लिए सच्चाई से निपटने का साहस दे सके। संसा ने प्याला अपने होठों से लगाया और एक घूंट लिया। शराब बहुत मीठी थी, लेकिन बहुत मजबूत थी। तुम इससे बेहतर कर सकती हो, सर्सी ने कहा। कब खाली करो संसा, तुम्हारी रानी तुम्हें आदेश देती है। इसने उसे लगभग घुटन सी महसूस कराई। लेकिन संसा, क्या तुम सच सुनना चाहोगी? संसा, क्या तुम जानना चाहोगी कि वह वास्तव में यहां क्यों है? उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रानी ने हाथ उठाया और इशारा किया, बिना जवाब की प्रतीक्षा किए। संसा ने सर इलिन को हॉल में लौटते भी नहीं देखा था। लेकिन अचानक वह भी काम वह वहां था, मंच के पीछे की परछाइयों से एक बिल्ली की तरह चुपचाप चलता हुआ। वह बिना म्यान के आइस ले जा रहा था। संसा को याद आया कि उसके पिता हमेशा किसी आदमी का सिर काटने के बाद ब्लेड को गॉडवुड में साफ करते थे, लेकिन सर इलिन इतने नकचढ़े नहीं थे। लहराते स्टील पर खून सूख रहा था, साफ हमने ही आया था, लाल लाल पहले से ही भूरा हो रहा था। लेडी संसा को बताओ कि मैं तुम्हें हमारे पास क्यों रखती हूं, सर्सी ने कहा। सर इलिन ने अपना मुंह खोला और एक घुटन भरी खड़खड़ाहट निकाली। चेचक के दाग वाले उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह हमारे लिए यहां है, वह कहता है, रानी ने कहा। स्टेनिस शहर ले सकता है और वह सिंहासन ले सकता है, लेकिन मैं उसे मुझे जज करने की अनुमति नहीं दूंगी। मेरा मतलब यह नहीं है कि वह हमें जिंदा छोड़ दे। हमें? तुमने मेरी बात सुनी तो शायद तुम्हें फिर से प्रार्थना करनी चाहिए संसा, और ख्वाइए सप्ताह और एक अलग परिणाम के लिए। हाउस लैनिस्टर के पतन से स्टार्क्स को कोई खुशी नहीं होगी, मैं तुमसे वादा करता हूं। उसने हाथ बढ़ाकर सांसा के बालों को छुआ और उसे हल्के से गर्दन से दूर किया। टायरियन अपने हेलमेट में स्लॉट की वजह से टायरियन की दृष्टि उसके सामने की ओर सीमित हो गई, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि टूर्नामेंट के मैदान में 3 गैली किनारे पर खड़ी हैं और एक चौथी, जो दूसरों से बड़ी है, नदी में अच्छी तरह से खड़ी है। एक गुलेल से जलती हुई पिच के बैरल फायर कर रही है। वेज, टायरियन ने आदेश दिया, क्योंकि उसके लोग सैली पोर्ट से बाहर निकल रहे थे। वे भाले की अगुवाई में बने जिसमें वह बिंदु पर था। सर मैंडन मूर ने अपने दाहिने ओर जगह ली। उनके कवच के सफेद तामचीनी के खिलाफ लपटें चमक रही थीं। उनकी मृत आंखें उनके हेलमेट के माध्यम से जोश से चमक रही थीं। वह एक कोयले के काले घोड़े पर सवार था, जो पूरी तरह से सफेद रंग का था। उसके हाथ में किंग्सगार्ड की शुद्ध सफेद ढाल बंधी हुई थी। बाईं ओर टायरियन ने पॉड्रिक पेन को देखा। उसके हाथ में एक तलवार थी। तुम बहुत छोटे हो, उसने तुरंत कहा। वापस जाओ। मैं आपका अनुचर हूं मेरे स्वामी। टायरियन बहस के लिए समय नहीं निकाल सका। तो मेरे साथ पास रहो। उसने अपने घोड़े को लात मारकर गति में ला दिया। वे घुटने से घुटने तक सवार थे, उभरती दीवारों की रेखा का अनुसरण करते हुए। जोफ्रे के ध्वज ने सर मैंडन के कर्मचारियों से लाल और सुनहरे रंग की धारा प्रवाहित की। हिरण और शेर खुर से पंजे तक नाच रहे थे। वे चलने से लेकर दौड़ने तक चले गए, टॉवर के आधार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। शहर की दीवारों से तीर निकले, जबकि पत्थर ऊपर से घूम रहे थे और लुढ़क रहे थे। अंधाधुंध तरीके से धरती और पानी, स्टील और मांस पर गिर रहे थे। आगे किंग्स गेट और सैनिकों की एक भीड़ दिखाई दे रही थी, जो एक विशाल मेढ़े से कुश्ती कर रही थी, जो लोहे के सिर वाला एक काला ओक का तीर था। जहाजों से तीरंदाजों ने उन्हें घेर लिया। जो भी रक्षक गेट हाउस की दीवारों पर खुद को दिखाते थे, उन पर अपने तीर छोड़ते थे। लांस, टायरियन ने आदेश दिया। वह सरपट भाग गया। जमीन गीली और फिसलन भरी थी, बराबर मात्रा में कीचड़ और खून। उसका घोड़ा एक लाश पर ठोकर खा गया। उसके खुर फिसल रहे थे और धरती को हिला रहे थे, और एक पल के लिए टायरियन को डर लगा कि उसका हमला दुश्मन तक पहुंचने से पहले ही काठी से गिर जाएगा। लेकिन किसी तरह वह और उसका घोड़ा दोनों अपना संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहे। गेट के नीचे आदमी मुड़ रहे थे,
युद्ध बीड़ी से ही बीराएं देते जल्दी से झटके से बचने की कोशिश कर रहे थे। टायरियन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चिल्लाया, किंग्स लैंडिंग। अन्य आवाजों ने चीख को उठाया और अब तीर का सिरा उड़ गया। स्टील और रेशम की एक लंबी चीख, तेज खुर और आग से चूमे हुए तीखे ब्लेड। सर मैंडन ने आखिरी संभव क्षण में अपने भाले की नोक को गिरा दिया और जोफ्रे के बैनर को एक स्टडेड जर्किन में एक आदमी की छाती के माध्यम से चलाया, जिससे वह अपने पैरों से पूरी तरह से ऊपर उठ गया और शाफ्ट टूट गया। टायरियन के आगे एक शूरवीर था जिसके सरकोट में एक लोमड़ी फूलों की एक अंगूठी के माध्यम से झांक रही थी। फ्लोरेंट उसका पहला विचार था, लेकिन हेल्मलेस दूसरे स्थान पर था। उसने कुल्हाड़ी हाथ और घोड़े के पूरे वजन से उस आदमी के चेहरे पर वार किया, जिससे उसका आधा सिर उड़ गया। टक्कर के झटके से उसका कंधा सुन्न हो गया। शग्गा मुझ पर हंसेगी, उसने सोचा आगे बढ़ते हुए। एक भाला उसकी ढाल से टकराया। पॉड उसके बगल में सरपट दौड़ा और हर दुश्मन पर वार करता हुआ। उसने दीवारों पर खड़े लोगों की जय जयकार सुनी। बैटरिंग रैम कीचड़ में गिर गया। एक पल में भूल गया क्योंकि उसके संचालक भाग गए या लड़ने के लिए मुड़ गए। टायरियन एक तीरंदाज की तरह सवार हुआ। उसने कंधे से बगल तक भाला चलाया। एक स्वॉर्डफिश क्रेस्टेड हेलमेट से एक वार किया। मेढ़े पर उसका बड़ा लाल पीछे हट गया, लेकिन काला घोड़ा आसानी से बाधा को पार कर गया और सर मैंडन उसके पीछे से गुजरा। और शाम जरा बर्फ सफेद रेशम में मौत। उसकी तलवार ने अंगों को काट दिया, सिर को फोड़ दिया, ढालों को तोड़ दिया। हालांकि बहुत कम दुश्मन नदी के उस पार अपनी ढालों के साथ पहुंच पाए थे। टायरियन ने अपने घोड़े को मेढ़े पर चढ़ाने का आग्रह किया। उनके दुश्मन भाग रहे थे। उसने अपना सिर दाएं से बाएं और फिर पीछे घुमाया, लेकिन पॉट्रिक पेन का कोई निशान नहीं देखा। एक तीर उसके गाल पर लगा, जो उसकी आंख के 1 इंच के छेद से चूक गया। डर के मारे उसका सिर लगभग घोड़े से गिर गया। अगर मुझे यहां एक स्टंप की तरह बैठना है तो मुझे अपने सीने पर निशाना बनाना चाहिए। उसने अपने घोड़े को फिर से गति में ला दिया, लाशों के बिखरे हुए ढेर के ऊपर और चारों ओर दौड़ता हुआ। नदी के नीचे ब्लैक वाटर जलती हुई नावों के ढेरों से जाम हो गया था। जंगल की आग के धब्बे अभी भी पानी के ऊपर तैर रहे थे, जिससे हवा में 20 फीट ऊपर हरे रंग के धुएं के गुबार उठ रहे थे। उन्होंने बैटरिंग रैम पर मौजूद लोगों को तितर बितर कर दिया था, लेकिन वह नदी के किनारे किनारे लड़ाई देख सकता था। सर बैलेंसवान के आदमी या लैंसेल के आदमी जलते हुए जहाजों से किनारे की ओर बढ़ते हुए दुश्मन को वापस पानी में फेंकने की कोशिश कर रहे थे। हम मडगेट की ओर चलेंगे, उसने आदेश दिया। सर मैंडन चिल्लाया, मार्गेट। और वे फिर से चल पड़े। किंग्स लैंडिंग, उसके आदमी चिल्लाते हुए चिल्लाए, और हाफ मैन। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्हें यह किसने सिखाया। अपने हेलमेट के स्टील और पैडिंग के माध्यम से वह सिपरी आधानाथ से उसने पीड़ा भरी चीखें, आग की भूखी चटक, युद्ध के सींगों की थरथराहट और तुरही की तेज आवाज सुनी। आग हर जगह थी। भगवान भला करे, कोई आश्चर्य नहीं कि हाउंड डर गया। ये आग की लपटें हैं जिनसे वह डरता है। ब्लैक वाटर में एक पत्थर के टुकड़े की आवाज गूंजी, जो घोड़े के आकार का था और एक नाव के बीच में आकर गिरा। हमारा या उनका? धुएं के गुब्बार में वह नहीं बता पाया। उसकी कील चली गई थी। अब हर आदमी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। मुझे वापस लौट जाना चाहिए था, उसने सोचा, आगे बढ़ते हुए। कुल्हाड़ी उसकी मुट्ठी में भारी थी। मुट्ठी भर लोग अभी भी उसके पीछे थे, बाकी मर गए या भाग गए। उसे अपना सिर पूर्व की ओर रखने के लिए अपने घोड़े से कुश्ती करनी पड़ी। बड़े डेस्ट्रियर को सैंडर क्लेगन जितना ही आग पसंद थी, लेकिन घोड़े को डराना आसान था। लोग नदी से रेंगते हुए निकल रहे थे, लोग जल रहे थे और खून बह रहा था। खांसते हुए पानी पी रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, ज्यादातर मर रहे थे। उसने अपने दल को उनके बीच ले गया और जो खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत थे, उन्हें जल्दी और साफ मौत दी। युद्ध उसकी आंख के छेद के आकार तक सिकुड़ गया। उसके आकार से दुगुने शूरवीर उससे भाग गए या खड़े होकर मर गए। वे छोटी छोटी चीजें और डरावने लग रहे थे। लैनिस्टर, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी बांह कोहनी तक लाल थी, नदी की रोशनी में चमक रही थी। जब उसका घोड़ा फिर से पीछे की ओर बढ़ा तो उसने सितारों पर अपनी कुल्हाड़ी हिलाई और उन्हें हाफ मैन कहते हुए सुना। टायरियन को नशे में महसूस हुआ, युद्ध का बुखार। उसने कभी खुद इसका सिवा अनुभव करने के बारे में नहीं सोचा था।
हालांकि जैमी ने उसे इसके बारे में अक्सर बताया था। समय कैसे धुंधला और धीमा और यहां तक कि रुक गया, कैसे अतीत और भविष्य गायब हो गए जब तक कि पल के अलावा कुछ भी नहीं बचा, कैसे डर भाग गया और विचार भाग गए, और यहां तक कि आपका शरीर भी। आपको तब अपने घाव या कवच के वजन से आपकी पीठ में दर्द या आपकी आंखों में बहता पसीना महसूस नहीं होता। आप महसूस करना बंद कर देते हैं, आप सोचना बंद कर देते हैं, आप खुद होना बंद कर देते हैं। केवल लड़ाई, दुश्मन, ये आदमी और फिर अगला और अगला और अगला है। और आप जानते हैं कि वे डरे हुए और थके हुए हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आप जीवित हैं और मृत्यु आपके चारों ओर है, लेकिन उनकी तलवारें इतनी धीमी गति से चलती हैं। आप उनके बीच हंसते हुए नाच सकते हैं और बच सकते हैं। युद्ध का बुखार, मैं आधा आदमी हूं और हत्या के नशे में हूं। अगर वे मुझे मार सकते हैं तो मार दें। उन्होंने कोशिश की। एक और भालाधारी उस पर दौड़ा। टायरियन ने उसके भाले का सिर काट दिया, फिर उसका हाथ और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए घूम गया। एक तीरंदाज बिना धनुष के उस पर एक तीर से वार किया, उसे इस तरह से पकड़ा जैसे कि वह चाकू हो। डेस्ट्रियर ने उस आदमी की जांघ पर लात मारी, जिससे वह गिर गया और टायरियन जोर से हंसने लगा। वह कीचड़ में लगे बैनर के पास से गुजरा, जो स्टैनिस के उग्र दिलों में से एक था, और उसने अपनी कुल्हाड़ी के एक झटके से उस बैनर को 2 टुकड़ों में काट दिया। एक शूरवीर कहीं से भी उठ खड़ा हुआ और अपनी 2 हाथों वाली तलवार से उसकी ढाल को काटने लगा, बार, जब तक कि किसी ने उसकी बांह के नीचे खंजर नहीं घुसा दिया। शायद टायरियन का कोई आदमी उसने कभी नहीं देखा। मैं हार मानता हूं सर, नदी के किनारे एक दूसरे शूरवीर ने पुकारा। हार मान लो सर शूरवीर, तुम्हें हार मानता हूं। मेरी प्रतिज्ञा। यहां वह आदमी काले पानी के एक पोखर में लेटा हुआ था, समर्पण के प्रतीक के रूप में एक झींगे जैसा गॉन्टलेट पेश कर रहा था। टायरियन को उसे लेने के लिए नीचे झुकना पड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, जंगल की आग का एक बर्तन उसके ऊपर फूट पड़ा, जिससे हरी लपटें निकल रही थीं। अचानक आई रोशनी में उसने देखा कि पोखर काला नहीं बल्कि लाल था। गॉन्टलेट में अभी भी शूरवीर का हाथ था। उसने उसे वापस फेंक दिया। समर्थन करो। आदमी निराश, असहाय होकर रोया। टायरियन लड़खड़ाकर, हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। दूर चला गया। एक सैनिक ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ी और टायरियन के चेहरे पर खंजर से वार किया। उसने ब्लेड को एक तरफ धकेल दिया और कुल्हाड़ी को आदमी की गर्दन के पिछले हिस्से में गाड़ दिया। जैसे ही वह उसे छुड़ा रहा था, उसकी दृष्टि के किनारे पर सफेद रंग की एक ज्वाला दिखाई दी। टायरियन ने मुड़कर सोचा कि सर मैंडन मूर फिर से उसके बगल में है, लेकिन यह एक अलग सफेद योद्धा था। सर बैलन स्वान ने वही कवच पहना था, लेकिन उसके घोड़े की पोशाक में उसके घर के लड़ने वाले काले और सफेद हंस थे। वह एक सफेद योद्धा की तुलना में अधिक धब्बेदार योद्धा है, टायरियन ने बेवकूफी से सोचा। सर बैलन का हर हिस्सा खून से सना हुआ था। मेरे प्रभु, देखो। टायरियन ने ब्लैक वाटर को देखने के लिए अपना घोड़ा घुमाया। नीचे अभी भी धारा काली और तेज बह रही थी। यहाँ पर चाय पी थी, लेकिन सतह पर खून और आग की लपटें थीं। आसमान लाल, नारंगी और चटकीला हरा था। क्या? उसने कहा। फिर उसने देखा स्टील के कपड़े पहने सैनिक एक टूटी हुई नाव से उतर रहे थे, जो एक घाट से टकरा गई थी। इतने सारे ख्याब, वे कहां से आ रहे हैं? धुएं और चमक में आंखें सिकोड़ते हुए टायरियन उनके पीछे नदी में वापस चला गया। वहां 20 नाव एक साथ फंसी हुई थीं, शायद इससे ज्यादा भी, गिनना मुश्किल था। उनके पतवार आपस में टकराए हुए थे। उनके पतवार एक दूसरे के मेढ़ों पर लगे हुए थे, गिरे हुए रस्सियों के जाल में उलझे हुए थे। एक बड़ा जहाज 2 छोटे जहाजों के बीच से पतवार ऊपर तैर रहा था, मलबे में दबे हुए, एक पन में देता है, लेकिन इतने करीब से भरे हुए कि एक डेक से दूसरे डेक पर छलांग लगाना और इस तरह ब्लैक वाटर को पार करना संभव था। स्टैनिस बाराथियोन के सैकड़ों सबसे साहसी लोग ऐसा ही कर रहे थे। टायरियन ने एक बहुत ही मूर्ख शूरवीर को देखा, जो घबराए हुए घोड़े को गनवाल और चप्पू के ऊपर से खून से सने और हरे रंग की आग से चटकते हुए झुके हुए डेक के ऊपर से पार करने की कोशिश कर रहा था। हमने उनके लिए एक खूनी पुल बना दिया, उसने निराशा में सोचा।
पुल के कुछ हिस्से डूब रहे थे और कुछ हिस्से जल रहे थे और पूरी चीज चरमरा रही थी और हिल रही थी और किसी भी पल फटने वाली थी। लेकिन ऐसा लगता था कि वे रुक नहीं रहे थे। वे बहादुर लोग हैं, उसने प्रशंसा में सरबालोन से कहा। चलो उन्हें मार डालें। वह उन्हें जलती हुई आग और नदी के किनारे की कालिख और राख के बीच से ले गया। अपने आदमियों और सरबालोन के पीछे एक लंबे पत्थर के घाट पर हमला किया। सर मैंडन उनके साथ गिर गया। उसकी ढाल एक जर्जर खंडहर बन गई। धुआं और राख हवा में घूम रहे थे और दुश्मन उनके हमले से पहले टूट गए। खुद को वापस पानी में फेंक दिया, अन्य लोगों को गिरा दिया क्योंकि वे ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पुल का पैर एक आधा डूबा हुआ दुश्मन गैली था जिसके अगले हिस्से पर ड्रैगन्स बेन लिखा हुआ था। उसका निचला हिस्सा डूबे हुए पतवारों में से एक द्वारा फाड़ दिया गया था जिसे टायरियन ने घाटों के बीच रखा था। हाउस सेल्टिगर का लाल केकड़ा बैज पहने एक भालाधारी ने अपने हथियार की नोक बालोन स्वान के घोड़े की छाती में घुसा दी। इससे पहले कि वह उतर पाता, शूरवीर काठी से गिर गया। टायरियन ने उस आदमी के सिर पर वार किया क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ रहा था और तब तक उसे काबू में करने में बहुत देर हो चुकी थी। उसका घोड़ा घाट के अंत से छलांग लगाकर ऊपर चला गया। एक टूटी हुई गनवेल टखने तक गहरे पानी में छपाक और चीख के साथ उतरी। टायरियन की कुल्हाड़ी घूम गई। उसके बाद टायरियन खुद भी घूम गया तो सवारियन और डेक उसे गीला तमाचा देने के लिए ऊपर उठा। पागलपन का दौर शुरू हो गया। उसके घोड़े का एक पैर टूट गया था और वह बुरी तरह चिल्ला रहा था। किसी तरह उसने अपना खंजर निकाला और बेचारे प्राणी का गला काट दिया। खून लाल रंग के फव्वारे की तरह बह निकला। उसकी बाहों और सीने को भिगो रहा था। उसने फिर से अपने पैरों को पाया और रेलिंग की तरफ लपका और फिर वह लड़खड़ा रहा था और पानी से लथपथ टेढ़े मेढ़े डेक पर छपाक छप कर रहा था। लोग उस पर टूट पड़े। उसने कुछ को मार डाला, कुछ को घायल कर दिया और कुछ चले गए, लेकिन हमेशा और भी होते थे। उसने अपना चाकू खो दिया और एक टूटा हुआ भाला पाया। वह नहीं बता सकता था कि कैसे। उसने उसे पकड़ लिया और गालियां देते हुए वार किया। लोग उससे भागे और वह उनके पीछे भागा, रेलिंग पर चढ़कर अगले जहाज पर और फिर अगले पर। उसकी दो सफेद परछाइयां हमेशा उसके साथ रहती थीं, बैलेंस स्वान और मैंडन मूर, अपनी पीली प्लेट में सुंदर। वेलारियन भालाधारियों के घेरे से घिरे हुए वे एक दूसरे के पीछे पीछे लड़े। उन्होंने युद्ध को नृत्य की तरह सुंदर बना दिया। उसकी खुद की हत्या एक अनाड़ी बात थी। उसने एक आदमी को गुर्दे में चाकू मारा जब उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और दूसरे को पैर से पकड़कर नदी में उलट दिया। तीर उसके सिर के पास से गुजरे और उसके कवच से टकराए। एक कंधे और छाती के बीच में फंस गया। लेकिन उसने कभी इसका एहसास नहीं किया। एक नग्न आदमी आसमान से गिरा और डेक पर उतरा। शरीर एक टावर से गिरे तरबूज की तरह फट रहा था। उसका खून टायरियन के हेलमेट के छेद से छलक गया। पत्थर नीचे गिरने लगे, डेक से टकराने लगे और लोगों को लुगदी में बदल दिया, जब तक कि पूरा पुल हिल नहीं गया और पैरों के नीचे हिंसक रूप से मुड़ गया, जिससे वह बगल में गिर गया। अचानक नदी उसके हेलमेट में बहने लगी। उसने इसे फाड़ दिया और लिस्टिंग डेक पर रेंगता रहा जब तक कि पानी केवल गर्दन तक गहरा नहीं हो गया। हवा में कराह भर गई, मानो किसी विशालकाय जानवर की मौत की चीखें हों। उसे सोचने का समय मिल गया। जहाज टूटने वाला है। टूटी हुई नावें फट रही थीं, पुल टूट रहा था। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, उसने अचानक एक जोरदार दरार सुनी जो गरजने जैसी थी। डेक उसके नीचे हिल गया और वह वापस पानी में फिसल गया। यह इतनी खड़ी थी कि उसे वापस ऊपर चढ़ना पड़ा, खुद को एक टूटी हुई लाइन के साथ इंच दर इंच घसीटते हुए। अपनी आंख के कोने से है उसने देखा कि वह विशालकाय जहाज जिसके साथ वे उलझे हुए थे, धारा के साथ नीचे की ओर बह रहा था। धीरे धीरे घूम रहा था क्योंकि लोग उसके किनारे से कूद रहे थे। कुछ ने स्टेनिस का ज्वलंत हृदय पहना था, कुछ ने जोफ्रे के हिरण और शेर, कुछ ने अन्य बैज, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर और नीचे आग जल रही थी। उसके एक तरफ भयंकर युद्ध चल रहा था। संघर्षरत लोगों के समुद्र के ऊपर लहराते चमकीले बैनरों की एक बड़ी उलझन। ढाल की दीवारें बन रही थीं और टूट रही थीं। घुड़सवार शूरवीर दबाव, धूल और कीचड़ और खून और धुएं को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे।
दूसरी तरफ रेड कीप अपनी पहाड़ी पर ऊंची उठी हुई थी, आग उगल रही थी। हालांकि वे गलत दिशा में थे। एक पल के लिए टायरियन को लगा कि वह पागल हो रहा है। बात है कि स्टैनिस और महल ने अपनी जगह बदल ली है। स्टैनिस उत्तरी तट को कैसे पार कर सकता था? देर से उसे एहसास हुआ कि डेक घूम रहा था और किसी तरह वह घूम गया था। इसीलिए महल और युद्ध ने पक्ष बदल लिए थे। युद्ध? कौन सा युद्ध? अगर स्टैनिस पार नहीं हुआ है तो वह किससे लड़ रहा है? टायरियन इतना थक गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका कंधा बुरी तरह से दर्द कर रहा था और जब उसने उसे रगड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने तीर देखा और याद आया, मुझे इस जहाज से उतरना होगा। नीचे की ओर आग की दीवार के अलावा कुछ नहीं था और ऊपर अगर मलबा अलग हो गया तो धारा उसे सीधे उसमें ले जाएगी। युद्ध के शोर के बीच कोई उसका नाम धीरे से पुकार रहा था। टायरियन ने वापस चिल्लाने की कोशिश की, यहां मैं यहां हूं, मेरी मदद करो। उसकी आवाज इतनी पतली लग रही थी कि वह खुद को मुश्किल से सुन पा रहा था। उसने खुद को तिरछे डेक पर खींचा और रेलिंग को पकड़ लिया। पतवार अगले गैली से टकराई और इतनी जोर से उछली कि वह लगभग पानी में जा गिरा। उसकी सारी ताकत कहां चली गई थी? वह बस इतना ही कर सकता था कि लटके रहे। मेरे प्रभु, मेरा हाथ थाम लो, मेरे प्रभु टायरियन। अगले जहाज के डेक पर काले पानी की चौड़ी होती खाई के पार सर मैंडन मूर खड़े थे। उनका एक हाथ बढ़ा हुआ था। उनके कवच के सफेद रंग के खिलाफ पीली और हरी आग चमक रही थी और उनका लॉबस्टर जैसा गॉन्टलेट खून से चिपचिपा था। लेकिन टायरियन ने फिर भी इसे पाने के लिए हाथ बढ़ाया। काश कि उनकी बाहें लंबी होती। यह केवल आखिरी समय पर था जब उनकी उंगलियां अंतराल को छू रही थीं। कुछ ने उन्हें परेशान किया। सर मैंडन अपना बायां हाथ बढ़ा रहे थे। क्यों? उसका सिर घूम गया, मानो उसे थप्पड़ मारा गया हो। ठंडे पानी का झटका पहले से ज्यादा झकझोरने वाला था। वह किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ पैर मारने लगा, क्योंकि उसे पता था कि एक बार नीचे गिरने के बाद वह वापस ऊपर नहीं आ पाएगा। किसी तरह उसके हाथ में टूटी हुई चप्पू का टूटा हुआ सिरा आ गया। एक हताश प्रेमी की तरह उसे कसकर पकड़े हुए वह एक एक पैर ऊपर चढ़ने लगा। उसकी आंखों में पानी भरा हुआ था, उसका मुंह खून से भरा हुआ था और उसका सिर बुरी तरह धड़क रहा था। भगवान, मुझे डेक तक पहुंचने की शक्ति दे। वहां कुछ और नहीं था, केवल चप्पू, पानी, डेक। अंत में वह एक तरफ लुढ़क गया और बेदम और थका हुआ अपनी पीठ के बल लेट गया। हरे और नारंगी रंग की लौ की गेंदें ऊपर से चटक रही थीं, जो तारों के बीच धारियां छोड़ रही थीं। सर मैंडन द्वारा दृश्य को अवरुद्ध करने से पहले उसके पास सोचने के लिए एक पल था कि यह कितना सुंदर था। शूरवीर एक सफेद स्टील की छाया था। उसकी आंखें उसके हेलमेट के पीछे अंधेरे में चमक रही थीं। टायरियन के पास एक चीथड़े की गुड़िया से ज्यादा ताकत नहीं थी। सर मैंडन ने अपनी तलवार की नोक को अपने गले के खोखले हिस्से पर रखा और दोनों हाथों को मूठ के चारों ओर लपेट लिया और अचानक वह बाईं ओर झुका, लड़खड़ाते हुए रेलिंग में जा गिरा। लकड़ी फट गई, शिशाई पाट हट गई और सर मैंडन मूर एक चीख और छप के साथ गायब हो गए। एक पल बाद पतवार फिर से एक साथ टकराए, इतनी जोर से कि डेक उछलता हुआ लग रहा था। फिर कोई उसके ऊपर घुटने टेक रहा था। जेमी, वह कर्कश स्वर में बोला। उसके मुंह में खून भर गया था। अगर उसका भाई नहीं तो और कौन उसे बचाएगा? शांत रहो मेरे महाराज, आपको बहुत चोट लगी है। एक लड़के की आवाज, जिसका कोई मतलब नहीं था। टायरियन ने सोचा, यह लगभग पॉड की तरह लग रहा था। सैनेसा, जब सर लैंसल लैनिस्टर ने रानी को बताया कि लड़ाई हार गई है, तो उसने अपने हाथों में खाली शराब का प्याला घुमाया और कहा, मेरे भाई को बताओ सर। उसकी आवाज दूर थी, मानो खबर उसके लिए कोई खास दिलचस्पी की नहीं थी। आपके भाई की शायद मौत हो गई है। सर लैंसल का सरकोट उसकी बाह के नीचे से रिस रहे खून से भीग गया था। जब वह हॉल में पहुंचा था तो उसे देखते ही कुछ मेहमान चीख पड़े थे। हमें लगता है कि वह नावों के पुल पर था जब वह टूट गया। सर मैंडन भी शायद चला गया है। ओह है ही। और कोई भी हाउन को नहीं ढूंढ सकता। भगवान धिक्कार है। सेदस्तोवर से की घर है सेरसी, तुमने उन्हें जोफ्रे को वापस महल में लाने के लिए क्यों कहा? सोने के लबादे वाले अपने भाले फेंक रहे हैं और भाग रहे हैं, उनमें से सैकड़ों। जब उन्होंने राजा को जाते देखा तो उनका हौसला टूट गया। पूरा ब्लैक वाटर मलबे, आग और लाशों से भर गया है। लेकिन हम बच सकते थे अगर। ओस्नी केटलब्लैक ने उसे धक्का देकर आगे बढ़ाया। अब नदी के दोनों किनारों पर लड़ाई हो रही है।
वाइग्रेस। हो सकता है कि स्टैनिस के कुछ स्वामी आपस में लड़ रहे हों, कोई भी निश्चित नहीं है। वहां सब कुछ उलझन में है। हाउंड चला गया है, कोई नहीं जानता कि कहां, और सर बैलेंस शहर के अंदर वापस गिर गया है। नदी का किनारा उनका है। वे फिर से किंग्स गेट पर हमला कर रहे हैं और सर लैंसेल सही कह रहे हैं। आपके लोग दीवारों को छोड़कर अपने ही अधिकारियों को मार रहे हैं। आयरन गेट और गेट ऑफ गॉड्स पर भीड़ बाहर निकलने के लिए लड़ रही है, और फली बॉटम का एक बड़ा शराबी दंगा है। भगवान भला करे, सेंसा ने सोचा। ये हो रहा है, जोफ्रे ने अपना सिर खो दिया है और मैंने भी। उसने सर इलिन की तलाश की, लेकिन राजा का न्याय दिखाई नहीं दिया। हालांकि मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। वह करीब है, मैं उससे बच नहीं पाऊंगी। वह मेरा सिर ले लेगा। अजीब तरह से शांत रानी अपने भाई और सफरीड की ओर मुड़ी। ड्रैब्रिज को ऊपर उठाओ और दरवाजे बंद कर दो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मेघोर में न तो प्रवेश कर सकता है और न ही बाहर जा सकता है। उन महिलाओं का क्या जो प्रार्थना करने गई थी? उन्होंने मेरी सुरक्षा छोड़ने का फैसला किया। उन्हें प्रार्थना करने दो, शायद देवता उनकी रक्षा करेंगे। मेरा बेटा कहाँ है? महल का गेट हाउस। वह क्रॉसबोमैन को आदेश देना चाहता था। बाहर एक भीड़ चिल्ला रही है। उनमें से आधे सोने के लबादे हैं जो उसके साथ आए थे जब हम मडगेट से निकले थे। उसे अभी मेघोर के अंदर ले आओ। नहीं, लैंसेल इतना गुस्से में था कि वह अपनी आवाज को कम रखना भूल गया। जब वह चिल्लाया तो लोगों ने सिर उनकी ओर घुमाया। हम फिर से मडगेट पर कब्जा करेंगे। उसे वहीं रहने दो जहां वह है। वह राजा है, वह मेरा बेटा है। सेर्सी लैनिस्टर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तुम भी लैनिस्टर होने का दावा करते हो चचेरे भाई, इसे साबित करो। ऑसफ्राइड, तुम वहां क्यों खड़े हो? अभी का मतलब है आज। ऑसफ्रीड केटला ब्लैक अपने भाई के साथ हॉल से जल्दी से बाहर निकल गया। बहुत से मेहमान भी भाग रहे थे। कुछ महिलाएं रो रही थीं, कुछ प्रार्थना कर रही थीं। अन्य लोग बस मेजों पर बैठे रहे और शराब मांगते रहे। सेर्सी, सर लैंसेल ने विनती की, अगर हम महल खो देते हैं तो जोफ्री को वैसे भी मार दिया जाएगा। तुम्हें यह पता है। उसे रहने दो, मैं उसे अपने पास रखूंगा। मैं कसम खाता हूं। मेरे रास्ते से हट जाओ। सेर्सी ने अपनी खुली हथेली उसके घाव पर पटक दी। सर लैंसेल दर्द से चिल्लाया और लगभग बेहोश हो गया, जबकि रानी कमरे से बाहर चली गई। उसने सेंसा को एक नजर भी नहीं बख्शा। वह मुझे भूल गई है। सर इलिन मुझे मार डालेगी और वह इसके बारे में सोचेगी भी नहीं। हे भगवान, एक बूढ़ी औरत विलाप करती हुई बोली। हम हार गए, लड़ाई हार गई। वह भाग रही है। कई बच्चे रो रहे थे। वे डर को सूंघ सकते थे। सेंसा ने खुद को मंच पर अकेला पाया। क्या उसे यहीं रहना चाहिए या रानी के पीछे भागकर अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए? उसे कभी नहीं पता था कि वह अपने पैरों पर क्यों खड़ी हुई, लेकिन वह खड़ी हुई। डरो मत, उसने उन्हें जोर से कहा। रानी ने पुल को ऊपर उठा दिया है। यह शहर में सबसे सुरक्षित जगह है। मोटी दीवारें हैं, खाई है और बस वो नहीं है, कीले हैं। क्या हुआ है? एक महिला ने पूछा, जिसे वह थोड़ा जानती थी, एक छोटे से राजा की पत्नी। ओसनी ने उससे क्या कहा? क्या राजा को चोट लगी है? क्या शहर गिर गया है? हमें बताओ, किसी और ने चिल्लाया। एक महिला ने अपने पिता के बारे में पूछा, दूसरी ने अपने बेटे के बारे में। सेंसा ने चुप रहने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। जोफ्रे महल में वापस आ गया है। उसे चोट नहीं लगी है। वे अभी भी लड़ रहे हैं, बस इतना ही मुझे पता है। वे बहादुरी से लड़ रहे हैं। रानी जल्द ही वापस आ जाएगी। आखिरी झूठ था, लेकिन उसे उन्हें शांत करना था। उसने गैली के नीचे खड़े मूर्खों को देखा। मून बॉय, हमें हंसाओ। मून बॉय ने एक कलाबाजी की और एक मेज के ऊपर कूद गया। उसने 4 शराब के प्याले उठाए और उन्हें उछालना शुरू कर दिया। हर बार उनमें से एक नीचे आता और उसके सिर पर वार करता। हॉल में कुछ घबराई हुई हंसी गूंज उठी। सांसा सर लैंसेल के पास गई और उसके बगल में घुटने टेक दिए। उसके घाव से फिर से खून बह रहा था जहां रानी ने उसे मारा था। पागलपन, उसने हांफते हुए कहा। भगवान, शैतान सही था, सही था। उसकी मदद करो। सांसा ने 2 सेवकों को आदेश दिया। एक ने बस उसे देखा और भाग गया, फ्लैगन सहित। अन्य सेवक भी हॉल से बाहर जा रहे थे, लेकिन वह उनकी मदद नहीं कर सकती थी। साथ में सांसा और सेवक ने घायल शूरवीर को उसके पैरों पर वापस खड़ा किया। उसे मास्टर फ्रेंड केन के पास ले जाओ।
लैंसेल उनमें से एक था, फिर भी किसी तरह वह अभी भी खुद को उसके मरने की कामना करने के लिए नहीं ला सकी। मैं नरम, कमजोर और मूर्ख हूं, जैसा कि जोफ्रे कहता है। मुझे उसे मार देना चाहिए, उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। मशालें कम जलने लगी थीं और एक या दो बुझ गई थीं। किसी ने उन्हें बदलने की जहमत नहीं उठाई। सेर्सी वापस नहीं लौटी। सर डोंटोस मंच पर चढ़ गया, जबकि सभी की निगाहें दूसरे मूर्ख पर थीं। अपने शयन कक्ष में वापस जाओ प्यारे जॉन क्विल, उसने फुसफुसाया। अपने आप को अंदर बंद कर लो, तुम वहां सुरक्षित रहोगे। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। कोई मेरे लिए आएगा, सेंसा ने सोचा, लेकिन क्या यह तुम होगे या सर इलिन? एक पागल पल के लिए उसने डोंटोस से उसकी रक्षा करने की भीख मांगने के बारे में सोचा। वह भी एक शूरवीर था, तलवार चलाने का प्रशिक्षण लिया था और कमजोरों की रक्षा करने की शपथ ली थी। नहीं, उसके पास न तो साहस है न ही कौशल। मैं केवल उसे ही मार रहा हूंगा। रानी के बॉलरूम से धीरे धीरे चलने के लिए उसे अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी, जबकि वह इतनी बुरी तरह से भागना चाहती थी। जब वह सीढ़ियों पर पहुंची तो वह दौड़ी, ऊपर नीचे तब तक दौड़ी जब तक कि उसकी सांस फूलने लगी और उसे चक्कर आने लगे। सीढ़ियों पर एक गार्ड ने उसे धक्का मारा। एक रत्न जड़ित शराब का प्याला और चांदी की 2 मोमबत्तियां लाल रंग के लबादे से बाहर गिर गईं, जिसमें उसने उन्हें लपेटा था और सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। वह उनके पीछे भागा, लेकिन एक बार जब उसने तय कर लिया कि वह उसकी लूट को लेने की कोशिश नहीं करेगी, तो उसने संसा की परवाह नहीं की। उसका शयन कक्ष पूरी तरह से काला था। संसा ने दरवाजा बंद कर दिया और अंधेरे में टटोलते हुए खिड़की तक पहुंची। जब उसने पर्दे को पीछे खींचा तो उसकी सांस उसके गले में अटक गई। दक्षिणी आकाश चमकते बदलते रंगों से घिरा हुआ था। नीचे जल रही बड़ी आग के प्रतिबिंब, भयावह हरी लहरें बादलों के पेट के खिलाफ चली गईं। और नारंगी रोशनी के पुल पूरे आसमान में फैल गए। आम लौ के लाल और पीले रंग जंगल की आग के पन्ने और छेड़ के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। प्रत्येक रंग भड़क रहा था और फिर फीका पड़ रहा था, जिससे कुछ पल बाद फिर से मरने के लिए अल्पकालिक छायाओं की सेनाएं पैदा हो रही थीं। हरी सुबह आधे दिल की धड़कन में नारंगी शाम में बदल गई। हवा में जलने की गंध आ रही थी। जिस तरह से सूप की केतली कभी कभी बहुत देर तक आग पर रहने पर और सारा सूप उबल जाने पर गंध देती थी। रात की हवा में अंगारे जुगनू के झुंड की तरह बह रहे थे। संसा खिड़की से दूर हट गई, अपने बिस्तर की सुरक्षा की ओर पीछे हट गई। मैं सो जाऊंगी, उसने खुद से कहा, और जब मैं जागूंगी तो यह एक नया दिन होगा और आकाश फिर से नीला होगा। लड़ाई खत्म हो जाएगी और कोई मुझे बताएगा कि मुझे जीना है या मरना है। लेडी, उसने धीरे से फुसफुसाया, यह सोचकर कि क्या वह मरने के बाद फिर से अपने भेड़िए से मिल पाएगी। फिर उसके पीछे कुछ हलचल हुई और एक हाथ अंधेरे से बाहर आया और उसकी कलाई पकड़ ली। संसा ने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन दूसरे हाथ ने उसके चेहरे पर दबाव डाला, जिससे उसका गला घोंट दिया गया। उसकी उंगलियां खुरदरी और कठोर थीं और खून से चिपचिपी थीं। छोटी चिड़िया, मुझे पता था कि तुम आओगे। आवाज नशे में धुत कर्कश थी। बाहर जेड लाइट का एक घूमता हुआ भाला सितारों पर थूक रहा था, जिससे कमरा हरी चमक से भर गया। उसने एक पल के लिए उसे देखा, सब कुछ काला और हरा। उसके चेहरे पर खून टार की तरह काला। उसकी आंखें अचानक चमक में कुत्ते की तरह चमक रही थीं। फिर रोशनी फीकी पड़ गई और वह केवल एक दागदार सफेद लबादा पहने हुए एक विशालकाय अंधेरा था। अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस पर विश्वास करो। उसने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। उसकी सांस उखड़ रही थी। हाउंड के पास उसकी बेडसाइड टेबल पर शराब की एक बोतल थी। उसने एक लंबा कश लिया। क्या तुम नहीं पूछना चाहती कि लड़ाई कौन जीत रहा है, छोटी चिड़िया? कौन? उसने कहा। उसे चुनौती देने में बहुत डर लग रहा था। हाउंड हंसा। मैं केवल यह जानता हूं कि कौन हारा है। मैं। वह पहले से कहीं ज्यादा नशे में था। वह मेरे बिस्तर पर सो रहा था। उसे यहां क्या चाहिए? तुमने क्या खोया है? सब कुछ। उसके चेहरे का जला हुआ आधा हिस्सा सूखे खून का मुखौटा था। उसने खाली फ्लैगन को एक तरफ फेंक दिया। मैं उसे जला देना चाहता हूं। अगर देवता अच्छे हैं तो आसेन डिस्परी हैं तो वे उसे जला देंगे, लेकिन मैं यहां देखने के लिए नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूं।
उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे की थी। छोटी चिड़िया जो कुछ भी सुनती है उसे दोहराती है। जा रही हूं। हाँ। तुम कहां जाओगे? यहां से दूर। मुझे लगता है कि आयरन गेट से बाहर जाओ, उत्तर की ओर कहीं कहीं भी। तुम बाहर नहीं जाओगे, संसा ने कहा। रानी ने मेघोर को बंद कर दिया है और शहर के द्वार भी बंद हैं। मेरे लिए नहीं, मेरे पास सफेद लबादा है और मेरे पास ये है। उसने अपनी तलवार की मूठ थपथपाई। जो आदमी मुझे रोकने की कोशिश करता है वह मर चुका है, जब तक कि वह आग में न जल रहा हो। वह फूट फूट कर हंसा। तुम यहां क्यों आए? तुमने मुझसे एक गीत का वादा किया था, छोटी चिड़िया। क्या तुम भूल गई? उसे नहीं पता था कि उसका क्या मतलब था। वह अब उसके लिए नहीं गा सकती थी यहां, जब आसमान आग से घिरा हुआ था और सैकड़ों हजारों लोग मर रहे थे। मैं नहीं गा सकती, उसने कहा। मुझे जाने दो। तुम मुझे डरा रही हो। हर चीज तुम्हें डराती है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। खून ने उसके सबसे बुरे जख्मों को छिपा दिया था, लेकिन उसकी आंखें सफेद, चौड़ी और डरावनी थीं। उसके मुंह का जला हुआ कोना फिर से फड़कने लगा। सांसा उसे सूंघ सकती थी। पसीने और खट्टी शराब और बासी उल्टी की बदबू, और उसके ऊपर खून 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 की बदबू। मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूं, उसने कर्कश स्वर में कहा। वे सभी मुझसे डरते हैं। कोई भी तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाएगा, या मैं उन्हें मार डालूंगा। उसने उसे अपने करीब खींचा और एक पल के लिए उसे लगा कि वह उसे चूमना चाहता है। वह लड़ने के लिए बहुत मजबूत था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, चाहती थी कि यह सब खत्म हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती है ना? उसने उसे कहते सुना। उसने उसके हाथ को जोर से मोड़ा, उसे घसीटा और बिस्तर पर धकेल दिया। मैं वह गाना लूंगा, फ्लोरियन और जॉनक्विल। तूने क्या दम? उसका खंजर बाहर था, उसके गले पर टिका हुआ था। गाओ छोटी चिड़िया, अपने छोटे से जीवन के लिए गाओ। उसका गला डर से सूख गया था और कस गया था, और हर वह गाना जो उसने कभी सुना था उसके दिमाग से निकल गया था। कृपया मुझे मत मारो, वह चीखना चाहती थी। कृपया मत मारो। वह महसूस कर सकती थी कि वह बिंदु को घुमा रहा है, उसे उसके गले में धकेल रहा है, और उसने लगभग अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। लेकिन फिर उसे याद आया, यह फ्लोरियन और जॉनक्विल का गाना नहीं था, लेकिन यह एक गाना था। उसकी आवाज छोटी और पतली और कांपती हुई लग रही थी। उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। कोमल माँ, दया की किरण, हमारे बेटों को युद्ध से बचाओ। हम प्रार्थना करते हैं, तलवारों और तीरों को रोको, उन्हें एक बेहतर दिन बताओ। कोमल माँ, महिलाओं की ताकत, हमारी बेटियों को इस लड़ाई से उबारो। क्रोध को शांत करो और क्रोध को काबू में करो। हम सभी को एक दयालु तरीका सिखाओ। वह अन्य छंद भूल गई थी। जब उसकी आवाज बंद हो गई तो उसे डर लगा कि वह उसे मार सकता है, लेकिन एक पल के बाद हाउंड ने उसके गले से ब्लेड निकाल लिया और फिर कभी नहीं बोला। किसी सहज प्रवृत्ति ने उसे अपना हाथ उठाने और अपनी उंगलियों से उसके गाल को सहलाने के लिए प्रेरित किया। कमरे में उसे देखने के लिए बहुत अंधेरा था, लेकिन वह खून की चिपचिपाहट और एक नमी महसूस कर सकती थी जो खून नहीं थी। छोटी चिड़िया, उसने एक बार फिर कहा। उसकी आवाज पत्थर पर स्टील की तरह कच्ची और कठोर थी। फिर वह बिस्तर से उठा। संसा ने कपड़े फटने की आवाज सुनी, उसके बाद पीछे हटने वाले कदमों की धीमी आवाज। जब वह बिस्तर से रेंग कर बाहर निकली तो बहुत देर बाद यह डाउन केली थी। उसने फर्श पर उसका लबादा पाया, कसकर मुड़ा हुआ, सफेद ऊन खून और आग से सना हुआ था। तब तक बाहर का आसमान और भी गहरा हो चुका था। सितारों के सामने नाचते हुए सिर्फ कुछ हल्के हरे रंग के भूत दिखाई दे रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, शटर खटखटा रही थी। संसा को ठंड लग रही थी। उसने फटा हुआ लबादा झाड़कर निकाला और उसके नीचे फर्श पर सिमट गई, कांप रही थी। वह वहां कितनी देर तक रही यह वह नहीं बता सकती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने शहर के उस पार दूर से एक घंटी बजती सुनी। यह आवाज एक गहरे गले वाली कांस्य ध्वनि थी जो हर घंटी के साथ तेज होती जा रही थी। संसा सोच रही थी कि जब दूसरी घंटी भी शामिल होगी और तीसरी, तो इसका क्या मतलब होगा। उनकी आवाज पहाड़ियों और घाटियों, गलियों और टावरों, किंग्स लैंडिंग के हर कोने में गूंजेगी। उसने लबादा उतार फेंका और अपनी खिड़की पर चली गई। भोर का पहला हल्का सा संकेत पूर्व में दिखाई दे रहा था।
और रेड कीप की अपनी घंटियां अब बज रही थीं, जो बेलोर के ग्रेट सेप्ट के 7 क्रिस्टल टावरों से बहने वाली ध्वनि की बढ़ती नदी में शामिल हो रही थीं। उन्होंने राजा रॉबर्ट की मृत्यु पर घंटियां बजाई थीं। उसे याद आया, लेकिन यह अलग था। कोई धीमी दुखद मृत्यु की घंटी नहीं, बल्कि एक हर्षित गड़गड़ाहट। वह सड़कों पर लोगों को चिल्लाते हुए सुन सकती थी, और कुछ ऐसा जो केवल जयकारे लग सकता था। यह सर डोंटोस था जिसने उसे यह संदेश दिया। वह लड़खड़ाते हुए उसके खुले दरवाजे से अंदर आया, उसे अपनी ढीली बाहों में लपेटा और उसे कमरे में इधर उधर घुमाया, इतनी बेतुकी चीखें मारते हुए कि सहसा को उसका एक भी शब्द समझ में नहीं आया। वह हाउंड की तरह ही नशे में था, लेकिन उसके अंदर एक नाचता हुआ खुश नशे में था। जब उसने उसे नीचे उतारा तो उसकी सांस फूल रही थी और उसे चक्कर आ रहा था। क्या हुआ? उसने एक बिस्तर के खंभे को पकड़ लिया। क्या हुआ? मुझे बताओ। ये हो गया, हो गया, हो गया। शहर बच गया। लॉर्ड स्टैनिस मर चुका है। लॉर्ड स्टैनिस भाग गया है। कोई नहीं जानता, कोई परवाह नहीं करता। उसकी सेना टूट गई है। खतरा टल गया है। वे कहते हैं मारे गए, बिखरे हुए या खत्म हो गए। ओह, चमकीले बैनर, बैनर, जॉन क्विल बैनर, क्या आपके पास कोई शराब है? हमें आज भी पीना चाहिए। हाँ, इसका मतलब है कि आप सुरक्षित हैं। क्या आप नहीं देखते? मुझे बताओ कि क्या हुआ है। संसा ने उसे हिलाया। सर डोंटोस हंसे और एक पैर से दूसरे पैर पर उछले, लगभग गिर रहा है। जब नदी जल रही थी तब वे राख के बीच से ऊपर आए। नदी स्टैनिस नदी में गर्दन तक डूबा हुआ था और उन्होंने उसे पीछे से पकड़ा। ओह, फिर से शूरवीर बनना, इसका हिस्सा होना। उनके अपने लोग मुश्किल से लड़े, वे कहते हैं। कुछ भाग गए, लेकिन ज्यादातर घुटने टेक कर आगे बढ़ गए, लॉर्ड रेनली को पुकारते हुए। जब स्टैनिस ने यह सुना होगा तो उसने क्या सोचा होगा। मुझे यह ओस्नी केटलब्लैक से मिला था, जिसे सर ओसमंड से मिला था, लेकिन सर बैलन अब वापस आ गए हैं और उनके लोग भी यही कहते हैं, और साथ ही सोने के लबादे भी। हम बच गए, स्वीटलिंग। वे रोज रोड और नदी के किनारे किनारे आए। स्टैनिस ने जितने भी खेत जलाए थे उन सभी से होकर राख उनके जूतों के चारों ओर फैल गई और उनके सारे कवच भूरे हो गए। लेकिन ओह, झंडे जरूर चमकीले रहे होंगे। सुनहरा गुलाब और सुनहरा शेर और बाकी सब। मारब्रांड का पेड़ और रोवन, टार्ली का शिकारी और रेड वाइन के अंगूर और लेडी ओखार्ट का पत्ता। सभी पश्चिमी लोग, हाईगार्डन की सारी शक्ति और कैस्टरली रॉक। लॉर्ड टाइवन खुद नदी के उत्तरी किनारे पर उनके दाहिने हिस्से की कमान संभाले हुए थे। रैंडल टार्ली केंद्र की कमान संभाल रहे थे और मैं स्टायरल बाएं। लेकिन मोहरा ने लड़ाई जीत ली। उन्होंने स्टैनिस को ऐसे भेदा जैसे कोई कद्दू में भाला घोंप देता है। उनमें से हर आदमी स्टील में किसी राक्षस की तरह दहाड़ रहा था। और क्या आप जानते हैं कि मोहरा का नेतृत्व किसने किया? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? रॉब? यह उम्मीद से परे था, लेकिन यह लॉर्ड रेनली था। लॉर्ड रेनली अपने हरे कवच में, अपने सुनहरे सींगों से चमकती आग के साथ। लॉर्ड रेनली अपने हाथ में लंबा भाला लिए हुए। वे कहते हैं कि उन्होंने एकल मुकाबले में सर गुआर्ड मॉरिगेन को ही मार डाला, नहीं, और 1 दर्जन अन्य महान शूरवीरों को भी। यह रेनली था, यह रेनली था, यह रेनली था। डेनेरीज, वह ठंडे झींगा और खुरमा सूप के कटोरे पर अपना उपवास तोड़ रही थी जब एरी उसके लिए एक कारथीन गाउन लेकर आई, जो कि बीज मोती के साथ हाथी दांत के समाइट का एक हवादार कन्फेक्शन था। इसे ले जाओ, डेनी ने कहा। गोदी महिलाओं के साज सज्जा के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मिल्कमैन उसे इतना असभ्य समझते तो वह उनके लिए वैसा ही कपड़ा पहनती। जब वह अस्तबल में जाती तो यह वह फीके सैंडसिल्क पैंट और बुने हुए घास के सैंडल पहनती। उसके छोटे स्तन एक पेंट किए हुए डोथराकी बनियान के नीचे स्वतंत्र रूप से हिलते थे और एक घुमावदार खंजर उसके पदक बेल्ट से लटक रहा था। झिकी ने अपने बालों को डोथराकी फैशन की लट में बांधा था। यह ड्रोगन की जीत थी, मेरी नहीं। डेनी कहना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी जुबान पर काबू रखा। डोथराकी उसके बालों में लगी कुछ घंटियों के कारण उसका और भी सम्मान करते थे। वह अपनी चांदी की घोड़ी पर सवार होकर और फिर हर कदम पर घंटियां बजाती थी, लेकिन न तो सरजोरा और न ही उसके रक्त सवारों ने इसका जिक्र किया।
अपनी अनुपस्थिति में अपने लोगों और अपने ड्रैगन की रक्षा के लिए उसने राखारों को चुना। झोगो और एग्गो उसके साथ वाटरफ्रंट तक जाते थे। उन्होंने संगमरमर के महलों और सुगंधित उद्यानों को पीछे छोड़ दिया और शहर के एक गरीब हिस्से से होकर गुजरे, जहां मामूली ईंट के घर सड़क पर अंधी दीवारें बन गए थे। घोड़े और ऊंट कम दिखाई दे रहे थे और पालकियों की कमी थी, लेकिन सड़कों पर बच्चों, भिखारियों और रेत के रंग के दुबले पतले कुत्तों की भरमार थी। धूल भरे लिनन स्कर्ट में पीले आदमी उन्हें गुजरते देखने के लिए मेहराबदार दरवाजों के नीचे खड़े थे। वे जानते हैं कि मैं कौन हूं और वे मुझसे प्यार नहीं करते। डैनी को उनके देखने के तरीके से पता चल गया था। सर जोरा ने उसे अपनी पालकी में सुरक्षित रूप से रेशमी पर्दों के पीछे छिपाकर रख दिया होता, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। वह साटन के गद्दों पर बहुत देर तक लेटी रही, बैलों को इधर उधर ले जाने दिया। कम से कम जब वह सवार हुई तो उसे लगा कि वह कहीं पहुंच रही है। यह उसकी मर्जी नहीं थी कि वह तटबंध की तलाश करे। वह फिर से भाग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा जीवन एक लंबी उड़ान थी। उसने अपनी मां के गर्भ में ही दौड़ना शुरू कर दिया था। और एक बार भी नहीं रुकी। कितनी बार वह और विसेरी रात के अंधेरे में भाग गए थे, उसुर पर के किराए के चाकुओं से एक कदम आगे, लेकिन भागना या मरना ही था। जारो को पता चल गया था कि पियाट प्री उसके साथ बुरा करने के लिए बचे हुए जादूगरों को इकट्ठा कर रहा था। जब उसने उसे बताया तो डैनी हंस पड़ी थी। क्या ये तुम ही नहीं थे जिसने मुझे बताया था कि जादूगर पुराने सैनिकों से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो भूले हुए कामों और खोई हुई वीरता का व्यर्थ घमंड करते थे? जारो परेशान दिख रही थी। और ऐसा ही था तब, लेकिन अब मुझे कम यकीन है। ऐसा कहा जाता है कि उराथन नाइट वॉकर के घर में कांच की मोमबत्तियां जल रही हैं, जो 100 साल से नहीं जली हैं। गेहेन के बगीचे में भूतिया घास उगती हैं। वॉरलॉक के रास्ते पर खिड़की रहित घरों के बीच संदेश ले जाते हुए प्रेत कछुए देखे गए हैं। और सापायन पाया बाया हैं और शहर के सभी चूहे अपनी पूंछ चबा रहे हैं। मैथोस मल्ला रावण की पत्नी, जिसने कभी वॉरलॉक के नीरस कीट भक्षी वस्त्र का मजाक उड़ाया था, अनमारलस हो गई है और बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनेगी। यहां तक कि ताजे धुले हुए रेशम भी उसे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे उसकी त्वचा पर हजारों कीड़े रेंग रहे हों। और आंखों को खाने वाला अंधा सिबासियन फिर से देख सकता है, या ऐसा उसके गुलाम कसम खाते हैं। एक आदमी को आश्चर्य होना चाहिए। उसने आह भरी। ये कार्थ में अजीब समय है और अजीब समय व्यापार के लिए बुरा होता है। मुझे ऐसा कहते हुए दुख हो रहा है आली। फिर भी यह सबसे अच्छा होगा कि आप कार्थ को पूरी तरह से छोड़ दें, और जल्द से जल्द। जारो ने आश्वस्त करते हुए उसकी उंगलियां सहलाईं। हालांकि तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है। तुमने धूल के महल में अंधकारमय दृश्य देखे हैं, वह नया, लेकिन जारो ने इससे भी उज्जवल सपने देखे हैं। मैं तुम्हें अपने बच्चे के साथ खुशी से बिस्तर पर लेटे हुए देख रहा हूं। मेरे साथ जेड सागर के चारों ओर नौकायन करो, और हम अभी भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत देर नहीं हुई है। मुझे एक बेटा दो, मेरी खुशी का मधुर गीत। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें एक ड्रैगन दो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, जारो। यह सुनकर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया था। तो जाओ, लेकिन कहां? यहां से कहीं दूर। खैर, शायद यह समय था। उसके खलासर के लोगों ने लाल बंजर भूमि के कहर से उबरने के अवसर का स्वागत किया। थाडोथ्राकी एक जगह पर लंबे समय तक रहने के आदी नहीं थे। वे योद्धा लोग थे, शहरों के लिए नहीं बने थे। शायद वह कर्थ में बहुत लंबे समय तक रुकी रही, उसके आराम और सुंदरता से मोहित हो गई। यह एक ऐसा शहर था जो हमेशा आपको जितना देता था उससे कहीं ज्यादा देने का वादा करता था, ऐसा उसे लगता था। और यहां उसका स्वागत तब से खट्टा हो गया था जब से अमर का घर धुएं और आग की एक बड़ी बौछार में ढह गया था। रात भर में करथीन को याद आ गया था कि ड्रैगन खतरनाक थे। अब वे उसे उपहार देने के लिए एक दूसरे से होड़ नहीं करते थे। इसके बजाय टूरमेलिन ब्रदरहुड ने खुले तौर पर उसे निष्कासित करने और प्राचीन गिल्ड ऑफ स्पाइसर्स ने उसकी मौत की मांग की थी। झारो 13 को उनके साथ शामिल होने से रोकने के लिए बस इतना ही कर सकती थी। लेकिन मैं कहां जाऊं? सर जोरा ने प्रस्ताव दिया कि वे 7 राज्यों में उसके दुश्मनों से दूर पूर्व की ओर यात्रा करें। उसके रक्त सवार जल्द ही अपने महान घास के समुद्र में लौट जाते। भले ही इसका मतलब फिर से लाल बंजर भूमि का सामना करना पड़े। डैनी ने खुद वेस्ट टोलोरो में बसने के विचार के साथ खिलवाड़ किया था जब तक कि उसके ड्रैगन बड़े और मजबूत नहीं हो गए, लेकिन उसका दिल शंकाओं से भरा था।
इनमें से प्रत्येक किसी न किसी तरह गलत महसूस करता था, और यहां तक कि जब उसने तय किया कि कहां जाना है तो वह वहां कैसे पहुंचेगी, यह सवाल परेशान करने वाला बना रहा। जारो जुआन डैक्सोस उसकी कोई मदद नहीं करेगा। वह अब यह जानती थी, अपनी सभी भक्ति के दावों के बावजूद वह अपना खुद का खेल खेल रहा था, पियाट प्री की तरह। जिस रात उसने उसे जाने के लिए कहा, डैनी ने उससे एक आखिरी एहसान मांगा था। एक सेना है ना? जारो ने पूछा। सोने की केतली? एक गैली शायद? डैनी शर्मा गई। उसे भीख मांगने से नफरत थी। मैं एक व्यापारी हूं खलीसी, इसलिए शायद हमें देने की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि व्यापार की बात करनी चाहिए। आपके एक ड्रैगन के बदले में आपको मेरे बेड़े के 10 बेहतरीन जहाज मिलेंगे। आपको बस एक मीठा शब्द कहने की जरूरत है। नहीं, उसने कहा। अफसोस, जारो ने रोते हुए कहा। यह वह शब्द नहीं था जिसका मैं मतलब निकाल रहा था। क्या आप एक मां से उसके बच्चों में से एक को बेचने के लिए कहेंगे? क्यों नहीं? वे हमेशा और भी ज्यादा कमा सकते हैं। माएं हर दिन अपने बच्चों को बेचती हैं। ड्रैगन की मां नहीं, 20 जहाजों के लिए भी नहीं, 100 के लिए भी नहीं। उसका मुंह नीचे की ओर मुड़ा हुआ था। मेरे पास 100 नहीं है, लेकिन आज नहीं, आपके पास 3 ड्रैगन हैं। मेरी सारी दयालुता के लिए मुझे एक दे दो। आपके पास फिर भी 2 होंगे, और 30 जहाज भी। 30 जहाज वेस्टरोस के तट पर एक छोटी सेना को उतारने के लिए पर्याप्त होंगे, लेकिन मेरे पास एक छोटी सेना नहीं है। आपके पास कितने जहाज हैं जारो? 83, अगर मेरी मौज मस्ती वाली नाव को न गिना जाए। और 13 में आपके सहकर्मी? हम सब में से शायद 1000 होंगे। और स्पाइसर्स और टूरमैलिन ब्रदरहुड? उनके तुच्छ बेड़े कोई मायने नहीं रखते। फिर भी उसने कहा, मुझे बताओ, स्पाइसर्स के लिए 12 या 1300, ब्रदरहुड के लिए 800 से ज्यादा नहीं। और अशाई, ब्रावोसी, समर आइलैंडर्स, इब्बेनी और अन्य सभी लोग जो महान खारे समुद्र में यात्रा करते हैं, उनके पास कितने जहाज हैं? सब मिलाकर बहुत सारे, और उससे भी ज्यादा। उसने चिढ़कर कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं दुनिया के 3 जीवित ड्रैगन में से एक पर कीमत तय करने की कोशिश कर रहा हूं। डैनी ने उस पर प्यार से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि दुनिया के सभी जहाजों में से 1/3 जहाज निष्पक्ष होंगे। जैरो के आंसू उसके गालों से बहते हुए उसकी रत्न जटित नाक के दोनों ओर बह रहे थे। क्या मैंने तुम्हें धूल के महल में प्रवेश न करने की चेतावनी नहीं दी थी? यही वह चीज है जिससे मैं डरता था। जादूगरों की फुसफुसाहट ने तुम्हें मल्लारावन की पत्नी की तरह पागल बना दिया है। दुनिया के सभी जहाजों में से 1/3। मैं कहता हूं, डैनी ने उसे तब से नहीं देखा था। उसका सेनेशल उसके लिए संदेश लाया, प्रत्येक पिछले से ज्यादा मजेदार। उसे उसका घर छोड़ देना चाहिए। उसने उसे और उसके लोगों को खाना खिलाना बंद कर दिया था। उसने अपने उपहारों की वापसी की मांग की, जिसे उसने बुरे इरादे से स्वीकार किया था। उसकी एकमात्र सांत्वना यह थी कि कम से कम उसे उससे शादी न करने की बड़ी समझदारी थी। जादूगरों ने 3 विश्वासघातों के बारे में फुसफुसाया, एक बार खून के लिए, और एक बार सोने के लिए, और एक बार प्यार के लिए। पहला गद्दार निश्चित रूप से मेरी माजडोर था, जिसने अपने लोगों का बदला लेने के लिए खाल ड्रोगो और उनके अजन्मे बेटे की हत्या कर दी थी। क्या पियाट प्री और जारो जुआन डैक्सोस दूसरे और तीसरे हो सकते हैं? आया सीखते हैं। उसने ऐसा नहीं सोचा। पियाट ने जो किया वह सोने के लिए नहीं था, और जारो ने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया था। उदास पत्थर के गोदामों से भरे जिले से गुजरते हुए सड़कें खाली होती गईं। एग्गो उसके आगे और जोगो पीछे चला गया। उसके बगल में शेर जोरा मोरमोंट को छोड़ दिया। उसकी घंटी धीरे से बजी, और डैनी ने पाया कि उसके विचार एक बार फिर धूल के महल में लौट रहे हैं, जैसे जीभ एक खोए हुए दांत द्वारा छोड़े गए स्थान पर लौटती है। 3 बच्चों की बच्ची, उन्होंने उसे बुलाया था। मौत की बेटी, झूठ का हत्यारा, आग की दुल्हन। इतने सारे 3 आग, सवारी करने के लिए 3 घोड़े, 3 देशद्रोह। ड्रैगन के 3 सिर हैं। उसने आह भरी। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? जोरा, महाराज हाउस टारगेरियन का प्रतीक 3 सिर वाला ड्रैगन है, जो काले रंग पर लाल है। मुझे पता है, लेकिन 3 सिर वाले ड्रैगन नहीं होते। 3 सिर एगोन और उसकी बहनें थीं, विसेन्या और रेनीस। उसने याद किया। मैं एगोन और रेनीस के बेटे एनीस और उनके पोते जेहेरीस के माध्यम से उनसे वंशज हूं। नीले होंठ केवल झूठ बोलते हैं,
क्या जारो ने आपको यही नहीं बताया? आपको इस बात की परवाह क्यों है कि जादूगर क्या फुसफुसा रहे थे? वे बस आपसे जीवन चूसना चाहते थे। अब आपको यह पता है। शायद, उसने अनिच्छा से कहा। फिर भी मैंने जो चीजें देखी, जहाज के अगले हिस्से में एक मृत व्यक्ति, एक नीला गुलाब, खून का एक भोज। इसका क्या मतलब है क्लेसी? एक मम्मर ड्रैगन। आपने कहा मम्मर ड्रैगन क्या होता है कृपया? डंडों पर एक कपड़े का ड्रैगन, डैनी ने समझाया। मम्मर उन्हें अपनी मूर्खताओं में इस्तेमाल करते हैं ताकि नायकों को लड़ने के लिए कुछ मिल सके। सर जोरा ने भौहें सिकोड़ी। डैनी इसे जाने नहीं दे सकती थी। उसका गाना बर्फ और आग का है। मेरा हरी दे इससे का है। मेरे भाई ने कहा। मुझे यकीन है कि यह मेरा भाई था, विसेरीज नहीं, रेगर। उसके पास चांदी के तारों वाली एक वीणा थी। सर जोरा की भौहें तब तक गहरी होती गईं जब तक कि उसकी भौहें एक साथ नहीं आ गईं। राजकुमार रेगर ने ऐसी वीणा बजाई। उसने स्वीकार किया। तुमने उसे देखा? उसने सिर हिलाया। एक महिला बिस्तर पर थी और उसके स्तन पर एक बच्चा था। मेरे भाई ने कहा कि बच्चा वही राजकुमार था जिसका वादा किया गया था और उसे उसका नाम एगोन रखने को कहा। राजकुमार एगोन डोर्न के एलिया द्वारा रेगर का उत्तराधिकारी था, सर जोरा ने कहा। लेकिन अगर वह वही राजकुमार था जिसका वादा किया गया था, तो वादा उसकी खोपड़ी के साथ टूट गया जब लैनिस्टर्स ने उसका सिर दीवार पर पटक दिया। मुझे याद है, डैनी ने दुखी होकर कहा। उन्होंने रेगर की बेटी छोटी राजकुमारी को भी मार डाला। रेनिस, उसका नाम एगोन की बहन की तरह रखा गया था। कोई विसैन्या नहीं था, लेकिन उसने कहा कि ड्रैगन के 3 सिर हैं। बर्फ और आग का गाना क्या है? यह कोई ऐसा गाना नहीं है जो मैंने कभी सुना हो। मैं जवाब की उम्मीद में वॉरलॉक के पास गया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने मुझे 100 नए सवाल दे दिए। तब तक सड़कों पर एक बार फिर लोग आ गए थे। रास्ता बनाओ, एग्गो चिल्लाया, जबकि झोगो ने हवा को संदिग्ध रूप से सूंघा। मुझे इसकी गंध आ रही है खलीसी, उसने पुकारा। जहरीला पानी। डोथराकी समुद्र और उस पर चलने वाली हर चीज पर भरोसा नहीं करते थे। घोड़ा जिस पानी को नहीं पी सकता था, वह पानी था जिसमें वे कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। वे सीखेंगे, डैनी ने संकल्प लिया। मैंने खाल ड्रोगो के साथ उनके समुद्र का सामना किया। अब वे मेरे समुद्र का सामना कर सकते हैं। कर्थ दुनिया के महान बंदरगाहों में से एक था। इसका महान आश्रय बंदरगाह रंग, शोर और अजीब गंधों का एक दंगा था। शराब की टंकियां, गोदाम और जुआ खेलने के अड्डे सड़कों पर पंक्तिबद्ध थे। सस्ते वेश्यालयों और अजीब देवताओं के मंदिरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लुटेरे, हत्यारा, जादू टोना करने वाले और पैसे बदलने वाले हर भीड़ में घुल मिल जाते थे। तटबंध एक हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। बड़ा बाजार था जहां दिन रात खरीद फरोख्त चलती थी और सामान बाजार में मिलने वाले दाम से कुछ ही कम में मिल जाता था। अगर कोई आदमी यह न पूछे कि वे कहां से आए हैं। बूढ़ी औरतें कुबड़े की तरह झुकी हुई थीं और अपने कंधों पर बंधे चमकीले सिरेमिक जगों से सुगंधित पानी और बकरी का दूध बेचती थीं। आधे 100 देशों के नाविक समुद्र के बीच घूमते थे स्टालों पर, मसालेदार शराब पीते हुए और अजीबोगरीब भाषा में चुटकुले सुनाते हुए। हवा में नमक और तली हुई मछली, गर्म टार और शहद, उबाए गीज दी और वीर्य की गंध थी। एग्गो ने शहद में भुने चूहों की कटार के लिए एक छोटे लड़के को एक तांबा दिया और सवारी करते हुए उन्हें कुतरता रहा। झोगो ने मुट्ठी भर मोटी सफेद चेरी खरीदी। दूसरी जगह उन्होंने बिक्री के लिए सुंदर कांस्य खंजर, ऑफर पॉइजर, सूखे स्क्विड और नक्काशीदार गोमेद, कुंवारी के दूध और शाम की छाया से बना एक शक्तिशाली जादुई अमृत। यहां तक कि ड्रैगन के अंडे भी देखे, जो संदिग्ध रूप से चित्रित चट्टानों की तरह लग रहे थे। जब वे 13 के जहाजों के लिए आरक्षित लंबे पत्थर के घाटों से गुजरे, तो उसने देखा कि जारों के अलंकृत वर्मिलियन किस से केसर, लोबान और काली मिर्च की पेटियां उतारी जा रही थीं। उसके बगल में शराब के पीपे, खट्टे पत्तों की गांठें और धारीदार खालों के फूस शाम के ज्वार पर नौकायन करने के लिए एज्योर में दुल्हन पर गैंगप्लैंक के ऊपर चढ़ाए जा रहे थे। आगे चलकर गुलामों की बोली लगाने के लिए स्पाइसर गैलीसन अबलेज के चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि गुलाम खरीदने के लिए सबसे सस्ती जगह जहाज से ठीक बाहर थी।
और उसके मस्तूलों से लहराते बैनर ये घोषणा कर रहे थे कि सनबलेज अभी अभी स्लेवर की खाड़ी के एस्टापोर से आया है। डेनी को 13 टूमलाइन ब्रदरहुड या स्पाइसर्स के प्राचीन गिल्ड से कोई मदद नहीं मिलेगी। वह अपनी चांदी की नाव पर सवार होकर उनके घाटों, गोदी और गोदामों से कई मील की दूरी तय करके घोड़े की नाल के आकार के बंदरगाह के दूर के छोर तक पहुंची, जहां समर आइलैंड्स, वेस्ट्रोस और 9 मुक्त शहरों के जहाजों को डॉक करने की अनुमति थी। वह एक गेमिंग पिट के पास उतरी, जहां नाविकों के चिल्लाने वाले घेरे के बीच एक बेसिलिस्क एक बड़े लाल कुत्ते को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। अग्गो जोगो, तुम घोड़ों की रखवाली करोगे, जबकि सर जोरा और मैं कप्तानों से बात करेंगे। जैसा तुम कहो खलीसी, हम तुम्हें जाते हुए देखेंगे। पुरुषों को एक बार फिर वेलेरियन बोलते हुए सुनना अच्छा था, और यहां तक कि कॉमन टंग भी। डेनी ने सोचा जब वे पहले जहाज के पास पहुंचे। नाविक, गोदीकर्मी और व्यापारी सभी उसके आगे झुक गए, ये नहीं जानते हुए कि चांदी सोने के बालों वाली इस दुबली पतली युवा लड़की के बारे में क्या सोचें, जो डोथरा की फैशन में कपड़े पहने हुए थी और अपने साथ एक शूरवीर को लेकर चल रही थी। दिन की गर्मी के बावजूद सर जोरा ने चेनमेल के ऊपर अपना हरा ऊनी सरकोट पहना हुआ था। कोपा बैन, उसकी छाती पर मोरमोंट का काला भालू सिल दिया गया था, लेकिन न तो उसकी सुंदरता और न ही उसका आकार और ताकत उन लोगों के काम आ सकती थी जिनके जहाजों की उन्हें जरूरत थी। आपको 100 डोथरा की, उनके सभी घोड़ों, खुद और इस शूरवीर और 3 ड्रैगन के लिए मार्ग की आवश्यकता है, महान कोग आर्डेंट फ्रेंड के कप्तान ने हंसते हुए जाने से पहले कहा। जब उसने ट्रम्पेटर पर एक लिसेनी को बताया कि वह डेनेरी स्टॉर्मबोर्न 7 राज्यों की रानी है, तो उसने उसे एक भावशून्य नजर से देखा और कहा, हाँ, और मैं लॉर्ड टाइबिन लैनिस्टर हूं और हर रात सोना मलता हूं। मिरिश गैली सिल्कन स्पिरिट के कार्गो मास्टर ने कहा कि ड्रैगन समुद्र में बहुत खतरनाक होते हैं, जहां आग की कोई भी आवारा सांस रस्सियों को जला सकती है। लॉर्ड फारो के पेट का मालिक ड्रैगन को जोखिम में डाल सकता था, सतारा था, लेकिन डोथराकी को नहीं। मेरे पेट में ऐसे कोई नास्तिक जंगली नहीं होंगे, मैं नहीं रखूंगा। क्विक सिल्वर और ग्रेहाउंड नामक बहन जहाजों की कप्तानी करने वाले 2 भाई सहानुभूतिपूर्ण लग रहे थे और उन्हें आर्बर रेड का एक गिलास पीने के लिए केबिन में आमंत्रित किया। वे इतने विनम्र थे कि डेनी कुछ समय के लिए आशान्वित थी, लेकिन अंत में उन्होंने जो कीमत मांगी वह उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा थी। और शायद झारों की क्षमता से परे थी। पिंच बॉटम पेट्टो और स्लोआइड मेड उसकी जरूरतों के लिए बहुत छोटे थे। ब्रावो जेट सागर के लिए बाध्य था और मैजेस्टर मनोलो समुद्र में जाने लायक नहीं दिख रहा था। जैसे ही वे अगले घाट की ओर बढ़े, सर जोरा ने उसकी पीठ के निचले हिस्से पर हाथ रखा। आपकी कृपा, आपका पीछा किया जा रहा है। नहीं, उसने उसे धीरे से पीतल बेचने वाले के बूथ की ओर निर्देशित किया। यह एक नेक काम है मेरी रानी, उसने जोर से घोषणा की, उसके निरीक्षण के लिए एक बड़ी थाली उठाते हुए। देखो, यह धूप में कैसे चमक रहा है। पीतल को बहुत चमक के लिए पॉलिश किया गया था। डैनी उसमें अपना चेहरा देख सकती थी, और जब सर जोरा ने इसे दाईं ओर घुमाया तो वह अपने पीछे देख सकती थी। मुझे एक मोटा भूरा आदमी और एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में एक डंडा है। ये कौन है? वे दोनों, सर जोरा ने कहा। जब से हम क्विक सिल्वर से निकले हैं वे हमारा पीछा कर रहे हैं। पीतल में लहरों ने अजनबियों को अजीब तरह से खींचा। एक आदमी लंबा और दुबला लग रहा था, दूसरा बेहद छोटा और चौड़ा। बहुत बढ़िया पीतल, महान महिला, व्यापारी ने कहा, सूरज की तरह उज्जवल, और ड्रैगन की मां के लिए केवल 30 सम्मान। थाली का मूल्य 3 से अधिक नहीं था। मेरे रक्षक कहां हैं? डेनी ने घोषणा की। यह आदमी मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है। जोरा के लिए उसने अपनी आवाज कम की और कॉमन टंग में बोली। हो सकता है कि उनका मेरा बुरा मतलब न हो। पुरुष समय की शुरुआत से ही महिलाओं को देखते आए हैं। शायद यह उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पीतल बेचने वाले ने उनकी फुसफुसाहट को अनसुना कर दिया। 30? क्या मैंने 30 कहा? मैं कितना मूर्ख हूं। कीमत 20 सम्मान है। इस बूथ में सभी पीतल 20 सम्मान के लायक नहीं हैं, डेनी ने उसे बताया, क्योंकि वह प्रतिबिंबों का अध्ययन कर रही थी, या फिर वे जादूगरों के प्राणी हो सकते हैं जो मुझे अचानक से पकड़ना चाहते हैं। 10 खलीसी, क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो। इसे शीशे की तरह इस्तेमाल करो। केवल इतना बढ़िया पीतल ही ऐसी खूबसूरती को कैद कर सकता है।
यह रात का मल ढोने के काम आ सकता है। अगर तुम इसे फेंक दोगे तो मैं इसे उठा सकता हूं जब तक मुझे झुकने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसके लिए पैसे दोगे? डैनी ने थाली को वापस उसके हाथों में थमा दिया। कीड़े तुम्हारी नाक में घुस गए हैं और तुम्हारी बुद्धि खा गए हैं। 8 सम्मान, वह चिल्लाया। मेरी पत्नियां मुझे पीटेंगी और मुझे मूर्ख कहेंगी, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों में एक असहाय बच्चा हूं। आओ 8। यह उससे कम है। जब झारो जुआन डैक्सोस मुझे सोने की थालियां खिलाता है तो मुझे फीके पीतल की क्या जरूरत है? जैसे ही वह चलने के लिए मुड़ी, डैनी ने अपनी नजर अजनबियों पर घुमाई। भूरे रंग का आदमी थाली में जितना दिख रहा था उतना ही चौड़ा था। उसके सिर पर चमकता हुआ गंजापन था और गाल हिजड़े जैसे चिकने थे। पसीने से सने पीले रेशमी कपड़े में एक लंबी घुमावदार अराक खुसी हुई थी। रेशमी कपड़े के ऊपर वह नंगा था, सिवाय एक बेतुकी छोटी लोहे की जड़ी बनियान के। पुराने निशान उसकी पेड़ के तने जैसी भुजाओं, विशाल छाती और विशाल पेट पर फैले हुए थे, जो उसकी अखरोट जैसी भूरी त्वचा के सामने हल्के पड़ रहे थे। दूसरे आदमी ने बिना रंगे ऊन का एक यात्री का लबादा पहना हुआ था, जिसका हुड पीछे की ओर झुका हुआ था। लंबे सफेद बाल उसके कंधों तक गिर रहे थे और एक रेशमी सफेद दाढ़ी उसके चेहरे के निचले आधे हिस्से को ढक रही थी। उसने अपना वजन एक लकड़ी के डंडे पर टिका रखा था, जो उसकी ऊंचाई के बराबर था। केवल मूर्ख ही इतने खुलेआम घूरते हैं अगर उनका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाना हो। फिर भी झोगो और एग्गो की ओर वापस जाना समझदारी हो सकती है। बूढ़े आदमी ने तलवार नहीं पहनी है, उसने जोरा से कॉमन टंग में कहा और उसे दूर ले गई। पीतल का व्यापारी उनके पीछे उछलता हुआ आया। 5 सम्मान, 5 के लिए यह तुम्हारा है, यह तुम्हारे लिए था। सर जोरा ने कहा, एक लकड़ी का डंडा किसी भी गदा की तरह खोपड़ी को तोड़ सकता है। 4, मुझे पता है कि तुम इसे चाहते हो। वह उनके सामने नाच रहा था। पीछे की ओर भागते हुए उसने थाली को उनके चेहरे पर फेंक दिया। क्या वे उसका पीछा करते हैं? इसे थोड़ा ऊपर उठाओ, शूरवीर ने व्यापारी से कहा। हाँ, बूढ़ा आदमी कुम्हार की दुकान पर रुकने का नाटक करता है, लेकिन भूरे रंग वाले की नजर सिर्फ तुम्हारे लिए है। 2 सम्मान, 2। व्यापारी पीछे की ओर भागने के प्रयास से भारी सांस ले रहा था। उसके आत्महत्या करने से पहले उसे पैसे दे दो, डैनी ने सर जोरा से कहा। हाँ, यह सोचकर कि वह एक विशाल पीतल की थाली के साथ क्या करने जा रही थी। जब वह अपने सिक्कों के लिए हाथ बढ़ाया तो वह पीछे मुड़ी, इस धूर्त के तमाशे को खत्म करने का इरादा रखते हुए। ड्रैगन का खून एक बूढ़े आदमी और एक मोटे हिजड़े द्वारा बाजार में नहीं बहाया जाएगा। एक कारथीन उसके रास्ते में आ गई। ड्रैगन की मां, तुम्हारे लिए। उसने घुटने टेके और एक गहनों का डिब्बा उसके चेहरे पर थमा दिया। डैनी ने इसे लगभग प्रतिवर्त रूप से ले लिया। डिब्बा नक्काशीदार लकड़ी का था। इसके मोती के ढक्कन पर जैस्पर और चैलेडोनी जड़े हुए थे। आप बहुत उदार हैं, उसने उसे खोला। अंदर गोमेद और पन्ना से बना एक चमकीला हरा स्कार्फ था। सुंदर, उसने सोचा, इससे हमारे यात्रा खर्च का भुगतान हो जाएगा। जैसे ही वह बॉक्स के अंदर पहुंची, आदमी ने कहा, मुझे बहुत खेद है, लेकिन उसने मुश्किल से सुना। स्कार्फ एक फुफकार के साथ खुला। डैनी ने एक दुष्ट काले चेहरे की झलक देखी, लगभग मानव, बाहर आस्तेजान, और एक धनुषाकार पूंछ से जहर टपक रहा था। और फिर बॉक्स उसके हाथ से टुकड़ों में उड़ गया, एक छोर से दूसरे छोर तक। अचानक दर्द ने उसकी उंगलियों को मोड़ दिया। जैसे ही वह चिल्लाई और अपना हाथ पकड़ लिया, पीतल के व्यापारी ने एक चीख निकाली। एक महिला चिल्लाई। अचानक करथीन चिल्लाने लगे और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। सरजोरा उसके पीछे से गुजरा और डैनी एक घुटने पर लड़खड़ा गई। उसने फिर से फुफकार सुनी। बूढ़े आदमी ने अपने डंडे के बट को जमीन में दबा दिया। एक गुस्साया आगो एक अंडे बेचने वाले की दुकान से सवार होकर आया और अपनी काठी से कूद गया। झोगों का चाबुक ऊपर से फटा। सरजोरा ने जोर से धक्का दिया। पीतल की थाली के साथ सिर पर नपुंसक, नाविक और वेश्याएं और व्यापारी भाग रहे थे, या चिल्ला रहे थे, या दोनों। आपका अनुग्रह 1000 क्षमा। बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठ गया। यह मर चुका है। क्या मैंने आपका हाथ तोड़ दिया? उसने अपनी उंगलियां बंद कर ली, कराहते हुए। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे इसे दूर भगाना था। उसने शुरू किया, लेकिन उसके खत्म होने से पहले ही उसके खूनी सवार उस पर सवार हो गए। एग्गो ने अपने कर्मचारियों को दूर फेंक दिया और जोगो ने उसे कंधों के चारों ओर पकड़ लिया।
उसे अपने घुटनों पर मजबूर कर दिया और उसके गले पर खंजर दबा दिया। खलीसी, हमने उसे आप पर हमला करते देखा। क्या आप उसके खून का रंग देखेंगे? उसे छोड़ दो। डेनी अपने पैरों पर चढ़ गई। उसके कर्मचारियों के नीचे देखो, मेरे खून का खून। सर जोरा को नपुंसक ने उसके पैरों से धकेल दिया था। मॉर्मोंट ने अपनी तलवार सिर्फ 1 इंच नीचे की। इन लोगों ने तुम पर हमला किया। वे मेरा बचाव कर रहे थे। डैनी ने अपनी उंगलियों से डंक को झटकने के लिए अपना हाथ झटका। यह दूसरा था, कार्थीन। जब उसने चारों ओर देखा तो वह जा चुका था। वह एक दुखी आदमी था। उस गहनों के डिब्बे में एक मैंटिकोर था जो उसने मुझे दिया था। इस आदमी ने इसे मेरे हाथ से छीन लिया। पीतल का व्यापारी अभी भी जमीन पर लौट रहा था। वह उसके पास गई और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। क्या तुम्हें डंक मारा गया था? नहीं, अच्छी महिला, उसने कांपते हुए कहा। नहीं तो मैं मर जाता, लेकिन इसने मुझे छुआ। अय्ई, जब यह डिब्बे से गिरा तो यह मेरे हाथ पर आ गिरा। उसने खुद को गंदा कर लिया था। उसने देखा, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं। उसने उसे उसकी परेशानी के लिए एक चांदी का सिक्का दिया और उसे अपने रास्ते पर भेज दिया, इससे पहले कि वह सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की ओर मुड़ी। मैं अपने जीवन का कर्जदार किससे हूं? आपका मुझ पर कोई कर्ज नहीं है महामहिम। मुझे अरस्टिन कहा जाता है। हालांकि बेलवास ने यहाँ की यात्रा पर मुझे फाइटबर्ड नाम दिया था। हालांकि झोगो ने उसे छोड़ दिया था। बूढ़ा आदमी एक घुटने पर बैठा रहा। एग्गो ने अपना डंडा उठाया, उसे पलट दिया, दोथराकी में धीरे से गाली दी, मैंटिकोर के अवशेषों को एक पत्थर पर खुरच कर हटा दिया और उसे वापस दे दिया। और बेलवास कौन है? उसने पूछा। विशाल भूरे रंग का नपुंसक अपने आराक को म्यान में रखते हुए आगे बढ़ा। मैं बेलवास हूं। मीरीन की लड़ाई के गड्ढों में वे मुझे मजबूत बेलवास कहते हैं। मैं कभी नहीं हारा। उसने अपने पेट पर थपकी दी। वहां बहुत सारे थे, वह एक नजर में देख सकती थी। और तुम यहां क्यों हो, स्ट्रॉन्ग बेलवास? मीरीन से मुझे कोहोर को बेचा गया है, और फिर पेंटोस को, और उसके बालों में मीठी बदबू वाले मोटे आदमी को। वह वही था जिसने स्ट्रॉन्ग बेलवास को समुद्र के पार वापस भेजा था, और बूढ़े फाइटबर्ड को उसकी सेवा करने के लिए। बालों में मीठी बदबू वाला मोटा आदमी, इलीरियो? उसने कहा। आपको मैजिस्टर इलीरियो ने भेजा था? हम थे महामहिम, बूढ़े फाइटबर्ड ने उत्तर दिया। मैजिस्टर आपकी कृपा चाहते हैं कि आपने उनकी जगह हमें भेजा है, लेकिन वह अपनी जवानी की तरह घोड़े पर नहीं बैठ सकते हैं, और समुद्री यात्रा से उनका पाचन खराब हो जाता है। पहले उन्होंने फ्री सिटीज के वेलेरियन में बात की थी। उसके साथ कोई ड्रैगन नहीं था, और उसका पहनावा बिल्कुल भी रानी जैसा नहीं था। तुम आम भाषा अच्छी बोलते हो अरस्टन। क्या तुम वेस्ट्रोस से हो? हाँ, मैं डोर्निश मार्चेस में पैदा हुआ था महामहिम। एक लड़के के रूप में मैंने लॉर्ड स्वान के घराने के एक शूरवीर के लिए काम किया था। उसने अपने बगल में एक लंबा डंडा सीधा रखा, जैसे एक बैनर की जरूरत वाले लांस को। अब मैं बेलवास के लिए काम करता हूँ। इस तरह के लिए थोड़ा बूढ़ा हो, है ना? सर जोरा ने अपने कंधे को उसके पास ले जाकर पीतल की थाली को अजीब तरह से अपनी बाहों के नीचे पकड़ रखा था। बेलवास के कठोर सिर ने उसे बुरी तरह झुका दिया था। मेरे स्वामी की सेवा करने के लिए बहुत बूढ़ा नहीं हूं, लॉर्ड मॉर्मोंट। तुम मुझे भी जानते हो। मैंने तुम्हें 1-2 बार लड़ते देखा। तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगता है, लेकिन लैनिस्पोर्ट में सैकड़ों और पाइके पर हजारों लोग थे, और मैं कोई राजा नहीं हूं। बेयर आयल